जरूरत पड़ेगा कभी हम बैठ। आगे सब लोग अब बहुत लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के इतने जानकार होते हैं तो उनको लगता है कि इस पे कैसे सवाल बनेगा। तो बहुत लोग से तो पहले भी बहुत बार मुलाकात हुई है, कुछ लोग नए होंगे, नाम फॉर्मेलिटी है बता देते क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इंटरव्यू के लिए आप लोग जाइएगा तो आप लोग को भी पता नाम तो होगा। अभी 3 सेशंस जो हुए आपको नेशनल से हुए, टुडे विल स्टार्ट इंटरनेशनल। जब आप नेशनल्स वाले जो करंट अफेयर्स देख रहे थे इंटरव्यू के लिए तो वहां पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना था इसने आपने 3 क्लासेस में देखा। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस वहां पे सिचुएशन नहीं दिया जा सकता। आप नॉन अलाइनमेंट हैं, ऐसा थोड़े बोला जाएगा कि आप लुकिस्ट पॉलिसी हैं। आपको एज एसडीएम बताएगा कि आप एसडीएम है व्हेन द केसेस लाइक हिजाब या कुछ भी केसेस हुआ था तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप इस सिचुएशन में हैं तो ऐसा कैसे होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ कंसेप्ट को लेकर। और इंटरनेशनली अगर आप चीजें देख रहे होंगे तो बहुत सारा डायनेमिक्स एंड बहुत सारी चीजें पे डेवलपमेंट्स हुआ है। तो फॉर दैट रीजन इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा सेक्शंस है जहां से सवाल आ सकता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के न्यूज़ पे ऊपर। अब उसमें हमें समझना होगा कुछ कंसेप्ट और साथ में फिर क्वेश्चंस को लेकर जो हमारा प्रोसीजर होता है कि कैसे क्वेश्चंस आप कैसे इसको हैंडल कीजिएगा, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लास्ट में कैसे कंक्लूड किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट नहीं पता है कि यूक्रेन में भारत का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात लेकर क्या करना है, मल्टी अलाइनमेंट को लेकर क्या बातचीत होती है, इंडो पैसिफिक जोन में या इजराइल ईरान में क्या चीजें हो रही हैं, तब तक आप आईआर के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर बेसिक सेशन शुरू होने से पहले मैं बेसिक बात करूं आपसे कि भारत का मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच क्या है तो आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टी अलाइनमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट। इसके लिए नॉन अलाइनमेंट भी पता होगा। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस अपने फाउंडेशंस में या मेंस कोर्सेस में अगर किया है तो आपको बहुत अच्छे से जवाब बन जाएगा। क्या भारत का अप्रोच वेस्ट एशिया को लेकर क्या है, तो ये सिचुएशन से ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कंसेप्चुअल। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आपसे जवाब नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे बेसिक अभी चीज पूछ दूं कि व्हाट इज एलिफेंट ड्रैगन डुएट रिगार्डिंग इंडिया चाइना कंटेक्स्ट, बताइए आप लोग आगे। क्या ऐसा क्या चेहरा बना रही है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। नॉट एक्सरसाइज, आई एम आस्किंग एलिफेंट ड्रैगन डू इट। यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एससीओ समिट में एक अलाइनमेंट देखने को मिला आफ्टर द यूएसए टैरिफ। तो जितना यूएसए ने अपने टैरिफ एक तरीके से भारत के ऊपर लगाने की कोशिश की और वही उसके लिए एक तरीके से बैकफायर किया और चाइना के साथ उतना वो क्लोजनेस बनाने लगा। तो ये जिनपिंग के तरफ से ये आया था डिप्लोमेटिक रीसेट में इन द एससीओ जो तियानजिन में हुआ था कि भारत को हम एज ए नेशनल हेरिटेज में एलिफेंट से बताते हैं और चाइना ड्रैगन, उन दोनों का फिर से डुएट शुरू हो रहा। और वहीं पे एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो ये बात आता है कि स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये आप अखबार पढ़ रहे हैं वहां से देखिएगा और आपको भी लगेगा कि अगर पीएसआई के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपसे तो लगभग 4-5 सवाल कुछ नहीं पूछेगा, इंटरनेशनली ही पूछेगा। पीएसआर के कोई स्टूडेंट्स हैं? आप हैं, आप 3-4 लोग हैं। तो पीएसआर के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो इनसे तो डायरेक्ट सवाल यही पूछेगा कि चाइना को लेकर अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड इन दैट रीजन स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, एलिफेंट ड्रैगन डुएट्स क्या है, द ड्रैगन इन द सैंड ड्यून्स क्या है। तो इसके लिए आपको सिचुएशन नहीं दिया जाएगा ना कि अच्छा मानकर चलिए आप ड्रैगन है आप सैंड ड्यून्स में, ये आपको नेशनली वाले चीजें में सिचुएशन दिया जाएगा, सिचुएशनल बेस्ड। यहां पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तब उस चीज का आप जवाब दे सकते हैं।
इंटरनेशनली वाला जो भी चीज है ये इंटरव्यू बोर्ड के लिए सबसे आसान रहता है और सबसे उनके लिए मजेदार रहता है कि इंटरनेशनली सवाल पूछे, बच्चों को देखे कितना इंटरेक्शन है, कितना जानकारी है, नई जानकारी है। तो इस पूरे सेक्शंस को लेकर 3-4 सेक्शन सीरीज आएंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट वी विल डील विद द बेसिक कंसेप्ट, फिर बेसिक कंसेप्ट में ये क्वेश्चन रहेगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जवाब क्या रहेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसी में बहुत कुछ कंसेप्ट है। तो धीरे धीरे आप कुछ कुछ जो भी राइटिंग नोट्स है वो बनाते चलिएगा, इसमें तो लिखने वाला चीज नहीं है, और साथ में ये जो आपको सीट मिला उससे चीजें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पीएसआईआर के जो भी स्टूडेंट्स है बी रेडी, यहां भी और वहां भी आपसे ज्यादा सवाल आएगा। और जो नॉर्मल किसी भी सेक्शन से इंटरनेशनली हमेशा देखा गया, किसी के भी ट्रांसक्रिप्ट उठाकर देखिए इंटरव्यू में, उनसे 3-4 सवाल तो पूछता है इंटरनेशनली। और जब अभी लेटेस्ट डायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो मजेदार एरिया है जहां से आपको इंटरव्यू में सवाल आएगा वो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर आएगा कि पुतिन का भारत आना, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है भारत के फॉरेन पॉलिसी में या भारत के डिप्लोमेसी में। पढ़ा दीजिए, फिर से फाउंडेशन पढ़िए। तो ये सब पे चर्चा करेंगे। तो वील स्टार्ट विथ बेसिक ना। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसीज, भारत का फॉरेन पॉलिसी कहाँ है, क्या है। उसके बाद हम नेबरिंग कंट्रीज पे बात करेंगे, एक नेक्स्ट सेशन करेंगे पूरे नेबरिंग कंट्रीज में, एंड थर्ड एक ग्लोबल कंट्रीज में क्या क्या हुआ। बस 3 ही सेक्शन है, एंड बी कॉन्फिडेंट कि हमको आता है। इंटरनेशनली रिलेशंस में सबसे मजेदार चीज है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस कंसेप्ट नहीं है। बस अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं, अगर आप अखबार को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो ये 3 सेक्शंस में हमें बात करना। आज पहला सेक्शन है बेसिक फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि भारत का नॉन अलाइनमेंट से लेकर टिल मोदी डॉक्ट्रिन तक। अभी आपसे मैं नॉर्मली पूछूं, अभी मैं सेशन भी नहीं शुरू कर रहा हूं कि व्हाट इज मोदी डॉक्ट्रिन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन मोदी डॉक्ट्रिन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गुजराल डॉक्ट्रिन। बताइए। मोदी डॉक्ट्रिन ओनली मल्टी अलाइनमेंट, सॉरी, हाँ। And what is 4D is 4D for Delhi, 4D in Modi doctrine, हाँ, वेरी गुड। और डायस्पोरा, हाँ ये भी कह सकते हैं। तो लेकिन बेसिक अगर 4D की हम बात करें तो ये मोदी डॉक्ट्रिन में है। मोदी डॉक्ट्रिन बहुत, इंडिया 2014 के बाद मोदी डॉक्ट्रिन बहुत न्यूज में रहा था। जो अभी बहुत न्यूज में रहा है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर में। तो यहां से सवाल आ सकता है क्या भारत न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है पाकिस्तान पे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही सब सवाल आएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ बड़ा सवाल नहीं पूछ देगा आपसे, फिलॉसफी नहीं पूछेगा, या आपसे कार्ल मार्क्स का या कौन सी का था हॉब्स का आपसे इंटरनेशनल वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे मिल्स का नहीं पूछा जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, पावर का डायनेमिक्स नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये इंटरनेशनली चीजें पूछा जाएगा करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस। आप लोग पीएसआर के स्टूडेंट हो या ना हो, बीपीएससी को अगला को भी आना चाहिए। तो वो बस इंटरनेशनली करंट अफेयर्स के न्यूज ही पूछते हैं, इंटरनेशनल वाले जो भी डेवलपमेंट्स होता है उससे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप चाणक्य की नीति बताइए हमें, या आपसे नहीं पूछेगा कि मिल्स का कंसेप्ट बताइए। इंटरनेशनल रिलेशन बेसिक जो न्यूज होता है करंट में, जैसे आप लोग 3 सेशन किए हैं यूसीसी को लेकर या हिजाब को लेकर, या और जो सेशंस हो रहे थे, या जो नया बिल आया था मनरेगा को जो रिप्लेस किया गया, वैसे ही बस उसके डायनेमिक्स अलग रहेंगे इंटरनेशनली। लेकिन वहां पे हमें कंसेप्ट, अगर आपने मनरेगा और वीजीवी राम वाला जो कंसेप्ट उसमें ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल चीज नहीं ना पढ़ा, एक 2 बिल था, 2 स्कीम था, उसके बारे में उसके बेसिक समझ लिया तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना होगा, तब चीजें आपको आसान लगेगी। तो आज जो हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट, आप लोगों को पहला सीट मिला हुआ है जिसमें फॉरेन पॉलिसी में हम आज बेसिक्स पढ़ेंगे। अब पहला जो मेरा सवाल है आप लोग सबसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। चलिए पहले नाम बताइए, तो मेरा नाम बोलिए राहुल, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। बताइए। ठीक है।
हम्म 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 पहले आवाज में तो और वो होना चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं, पिच थोड़ा और तेज होना चाहिए। आप लोग उस माहौल में अब ढल जाइए कि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस। विथ अगर आप मुझसे थोड़ा ठीक है, या ज्यादा आएगा या कम आएगा, सही होगा या गलत होगा, बिल्कुल ठीक ठीक। डिप्लोमेसी ठीक है। आप पीछे ओके, आप व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लो, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी? Sir, foreign policy is in umbrella terms. It is broad term which showcases the national interest of any country. Okay. But diplomacy is the constituent of a foreign policy. Okay. We can say that the diplomacy is the art, Yes. art and practice of foreign policy. What we have planned, what we have mapped regarding our national interest to achieve, we can achieve this from diplomacy. When we talk about the diplomacy, तो multilateral diplomacy. When we talk about the diplomacy, soft power diplomacy. ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लोमेसी, जैसे हम G20 के साथ, ब्रिक्स के साथ, ये इससे अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसके साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो हम डिप्लोमेसी के थ्रू कर रहे हैं। हम कल्चरल डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है फॉरेन पॉलिसी में जो हमने एक सेट प्रिंसिपल सेट किया हुआ टू अचीव उसको, तो ये एक डेस्टिनेशन तक ले जाता है, ये एक प्रोसेस को पूरा करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू आप इस डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है। फॉरेन पॉलिसी हो गया, फॉरेन पॉलिसी अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स where any country have to achieve their national interest, yeah, fulfill their national interest, and diplomacy is the art and practice to achieve this destination or principles. उसी में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो ये तो बेसिक डिफरेंस होता है। आप ही से पूछ दिया जाएगा कुछ नहीं कि ठीक है बात, वो सब हटाइए, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में क्या अंतर? हमेशा आप ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, हमेशा ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। जैसे हमेशा ये बोला जाता है नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली वन थिंग इज नेशनल इंटरेस्ट। तो ये नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम एक प्रिंसिपल सेट करते हैं, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम डिप्लोमेसी चैनल्स को ऑन करते हैं। जैसे आप प्लान एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन उसको फिर ग्राउंड पे लाने के लिए, उसको भी तो कुछ कार्यशील करने के लिए तो काम किया जाता है, तो यही तो डिप्लोमेसी है। फिर डिप्लोमेसी में हम 1-to-1 अलाइनमेंट करते हैं, हम अपने डायस्पोरा को यूज करते हैं, हम बुद्धिज्म या कल्चरल डिप्लोमेसी यूज करते हैं, या हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन को यूज करते हैं। ये सब डिप्लोमेटिक चैनल्स को ऑन किए हुए हैं। चाइना पिंग पोंग यूज करता है, पिंग पोंग जो टेबल टेनिस कहला जाता है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी बोला जाता है, पांडा डिप्लोमेसी। नाम्बिया के साथ हम अगर शेर और वो चीता शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक डिप्लोमेसी की तरह कि हम अफ्रीका यूनियन के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बेसिक चीज? फॉरेन पॉलिसी क्या है और डिप्लोमेसी क्या है, ये बेसिक चीज है। अब आता है जो पहला, जो आज हमें डिस्कस करना है, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, इन ए वर्ल्ड मार्क्ड बाय रिन्यूड ग्रेट पावर राइवलरी, what is your personal view on the relevance of non-alignment movement today? अब मुझे ये बताइए कि नॉन अलाइनमेंट का रिलेवेंस को लेकर पूछा है, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, आप बताइए। नाम क्या आपका? हाँ, व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट एंड हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे? बिल्कुल, वहां पे हिंदी में ही जवाब देना, वो भी अंग्रेजी नहीं पूछते हैं। उन लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, उन लोगों से लीडर्स आए। एक रास्ता था जहां पे we will not align with either of USSR or either with USA, and we will only focus on our interest, decolonization वगैरह पे इन लोगों का फोकस था। जो भी अभी यहाँ जवाब दीजिएगा, ये जितना दिन तक सेशन चल रहा, विथ फुल कॉन्फिडेंस, डरना एकदम नहीं है, गलत हो सही हो, एक तो है कि अगर नहीं आ रहा तो सॉरी बोल के आगे निकलिए। आप बताइए। नॉन
मेनली ग्लोबल बेसिस पे दो पार्ट्स वर्ल्ड हुए हैं, एक यूएसएसआर का और एक यूएसएसआर का। इसमें बहुत सारे कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि इन दोनों में से किसी एक का साइड ले सकता है, जिसमें से इंडिया ने इन दोनों में से किसी का साइड नहीं लिया और अपना एक अलग अदर कंट्रीज के साथ पहल इंडिया का ही हुआ था कि हम एक तीसरी कंट्री का साइड बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों में से किसी के भी साइड नहीं लेंगे। ये तो बहुत लंबा जवाब हो गया। अब नाउ इसको शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट में हमें बताइए व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट एंड हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे। सर, नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉलिसी और इज अ प्रिंसिपल बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम इन व्हिच इट chose to not take sides and go on its own path, whatever would be suitable for the country at that time. ठीक है, अब बताइए हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे। ये रिलेवेंट है क्या आज के दौर में? जवाहरलाल नेहरू जो पीएम रहे थे उन्होंने बड़े ही लीड किया गया था। तो इसमें कोई भी मतलब कोल्ड वॉर की टाइम में कोई कंट्री को टू सुपर पावर ब्लॉक्स थी यूएसए मतलब कोई किसी का भी सपोर्ट नहीं करना और अपना एक अलग फॉरेन पॉलिसी बनाना है। सर, उस टाइम में जितने भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थे और जो इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया अभी उसे लीड कर रहा है, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा माना जा सकता है और इसका एक रिलेवेंट बन रहा है अभी के टाइम। सर, नॉन अलाइन मूवमेंट उस टाइम तो रिलेवेंट था लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंडिया एज अ सुपर पावर जैसे साउथ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ मतलब लीडर बनने की कोशिश करती है और इंडिया आगे से लीड करती है, तो अभी इसका रिलेवेंसी थोड़ा कम हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि कम हो गया या नहीं है ना? क्या नाम हो आपका? अंकिता। पीछे आप रिजवान, सवाल सुना आपने? अभी अभी जस्ट आए तो अभी यू नीड ए ब्रेक। आप बताइए कि व्हाट इज नो, मुझे शॉर्ट और क्रिस्प में आंसर चाहिए। व्हाट इज नेम एंड हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे? सर, नाम का अगर हम लोग ओरिजिन देखें तो नाम का ओरिजिन हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुआ था और इसका ओरिजिन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द देन प्राइम मिनिस्टर। इसका जो कोर फिलॉसफी था कि दैट विल नॉट बी अलाइन टू एनी कंट्रीज और एनी ब्लॉक जो उस टाइम पे फॉर्म हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम। अगर आज के टाइम में इसका रेलेवेंस देखें तो नॉन अलाइंड इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, बट टुडे आवर कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टी अलाइंड। वी हैव मेड डाइवर्सिफिकेशन एज अ टूल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एज सेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर। आपका नाम? सोनी। हाँ बताइए। सर, जब नॉन अलाइनमेंट बना था उस समय आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, यूएसएसआर एंड यूएस जो भी ब्लॉक बना था। फिर मैक्सिमम कंट्री थी वो इन दोनों को ज्वाइन कर रही थी एंड इंडिया एंड लाइक माइंडेड कंट्री ने डिसाइड किया कि ये लोग अपना ग्रुपिंग में ही एक नॉन अलाइनमेंट बनाएंगे जो खुद के प्रिंसिपल पे काम करेंगे एंड जो हमारा फॉरेन पॉलिसी उसके बाद जो उसी के बेसिस पे शुरू हुआ नॉन अलाइन इंडियन के बेसिस पे हमारा फॉरेन पॉलिसी आगे जो बनना चाह रहा है। एंड अभी के टाइम में ये रिलेवेंट है, जो इंडिया है वो मल्टीपोलर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नाम के उतने सारे मीटिंग्स भी अभी नहीं हो रहा है तो ये वीक हो गया अभी। देखिए, बाकी लोग से भी अभी और आगे चर्चा करेंगे। मुझे लग रहा है ना, आपका नाम क्या है? अमरजीत। अमरजीत का आवाज का टोन देखा आप लोग ने? ऐसा नहीं कि उन्होंने बस दो बहुत अच्छी पॉइंट बोला। एक मल्टी अलाइनमेंट वाला पॉइंट बोला, वो सही गलत बोला वो मैं बाद में जाऊंगा। इन्होंने भी बोला, बाकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ऐसा थोड़े कि वो अलग फीस दिए हैं, अलग मॉक सेशन उनको दिया जा रहा है। हम यही चाह रहे हैं। देखिए, ऑलवेज इंटरव्यू पे वो एक्सटेम्पोर होता है। आप कितना भी तैयार कर लीजिएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा एंट्री तक। फिर सवाल क्या आएगा आपको भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी ही नहीं करें। आप वहां पे विथ कॉन्फिडेंस जाइए कि हम हर सेक्शन से कुछ भी पूछेगा, हमारे फाउंडेशन से हो, हमारे नॉलेज से हो, या हमारे ऑप्शनल से हो, या करेंट हो, इंटरनेशनल हो, सोशल हो, हमको कुछ ना कुछ हमने पढ़ के गया, कुछ भी पूछेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज हमेशा, लेकिन जवाब जो आप दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर नॉन अलाइनमेंट के बारे में भी पॉइंट जानते हैं तो जो भी जवाब दीजिए विथ फुल कॉन्फिडेंस, गलत हो या सही। उसके बाद ना, अगर उसका मतलब अगर थोड़ा सा आप हेजिटेशन दिखा रहे हैं, मुंह आवाज में थोड़ा सा वो सेकिंग आ रहा है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी जाएगा। कंसेप्ट कितना भी आप समझ लीजिए। क्या? सॉरी, हाँ इसी में आइए।
कितना भी आप कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाएगा तो फिर क्या मतलब का वो कंसेप्ट सेशन करने का। तो जो भी जवाब दीजिए विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्या कर लेगा, जमीन ले लेगा गलत नहीं है तो, हंटर लेकर बैठा हुआ है। इतना डर में क्यों इंटरव्यू देना, इंटरव्यू तक आप पहुंचे यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस 4 लाख बच्चे में आप मात्र 5,000 बच्चे हैं जो वहां तक अंदर उस बीपीएससी के भवन के अंदर जा रहे हैं, और सबको ये उपलब्धि नहीं मिलता है। उस चीज को थोड़ा सा अपने चेहरा पे, अपने बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाइए। द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू इंटर द रूम ऑफ इंटरव्यू बोर्ड, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आई एम द 5,000 अमंग द 4 लाख पीपल्स, जो हम यहाँ अंदर एंट्री कर रहे हैं, बाकी तो बाहर ही रह गए, जो जल्दी में थे वो रह गए। वो जो दिखा रहता ना ट्रक के पीछे में, जिनको जल्दी था वो चले गए। तो वो कॉन्फिडेंस दिखाइए। ये आपके जवाब में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, कभी कभी सॉरी बोल बोल के लोगों ने 104 नंबर लाया, 105 नंबर लाया हमारे दौर में। हमारे दौर मतलब इमरजेंसी के समय का नहीं हम कालखंड बता रहे हैं, हम भी इतना भी नहीं है। हम मेरे इमरजेंसी काल में, लेकिन हम लोग के दौर में मार्क्स से आते थे, मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, लेकिन हम लोग के समय वो क्राइटेरिया नहीं था जो उस दिन सर ने बताया था कि 40 और 96 वाला, कि अगर 96 आएगा तो इसका कारण बताना पड़ेगा। वो 69 से शुरू हुआ था, और मैं अपने दौर का बता रहा हूँ, मेरा है 65वीं, और मेरा ये नंबर था। उस समय नहीं था इसलिए लगता दे दिया होगा। और हमसे कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा था पढ़ाई, एक दो पढ़ाई लिखाई से पूछा था। 365 आर्टिकल, आदमी 352, 356, 360 याद करके जाते, पढ़कर जाते, हमसे 365 पूछा था। तो हम उसको राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, सबका एग्जाम्पल, कल्याण सिंह। मुझे बस इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे को बोलना आता है। एक तो बिहारी आदमी, ये तो पहले से कॉन्फिडेंट कि बिहारी आदमी को रोकना पड़ता है कि भैया मत बोलिए ज्यादा, सच्चाई है। और लास्ट में मेरा करीमी सर की बोर्ड थी, 65वीं का बता रहा, और उसमें लास्ट में जब लास्ट दिन, लास्ट पूरे दिन का लास्ट इंटरव्यू था, मैं और करीमी सर साथ में निकले थे। बस वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, साथ में निकले थे। तो मेरा लास्ट में उनका लास्ट स्टेटमेंट ये था कि अरे बहुत हो गया, सुबह से थक गए पूछ पूछ के, कुछ ऐसा बताइए जिसमें बिहारी होने पे गर्व महसूस हो, बिहारी होने पे गर्व महसूस हो। फिर क्या, बिहारी आदमी पूरा एंशिएंट से लेकर चाणक्य सब कुछ बताना शुरू कर दिया। लास्ट में करीमी सर का स्टेटमेंट था, लगता आप एंशिएंट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए। हम बोले यस सर, हमारा बिहार का जो एंशिएंट कल्चर था वो बहुत रिच रहा है। बोला जाइए, अच्छा, बहुत अच्छा, जाइए। ये तो बात ये नहीं है कि हमको आया नहीं आया, वो अलग चीज है। बात ये कि हम जो जवाब दे रहे थे फुल कॉन्फिडेंस से दे रहे थे, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं पड़ी। इत्तेफाक तो हो सकता उस दिन मेरा दिन था कि ऐसा कोई सवाल आ रहा था कि जो हमको नहीं बना। हम तो यूनानी मेडिसिन के बारे में पूछे थे, तो मेरा बैकग्राउंड था फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते थे यूनानी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन तो पढ़ना ही रहता। यूनानी मेडिसिन का एक 4 सिम्टम्स होता, 4 तरीका, उसी पे काम किया जाता, बाइल, सलाइवा, उस पे पूछा था। उसके बाद 2-3 इधर उधर के आर्टिकल्स और कंपनीज के बारे में, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बिरयानी के बारे में। तो ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय, इंटरव्यू को एंजॉय कीजिए, और सवाल का जवाब दिखना चाहिए आपका। लेकिन एक जन को छोड़ के ये किसी को नहीं दिख रहा, और ये चीज, यही प्रोसेसिंग है, ये 2 महीने 1 महीना यही प्रोसेसिंग में जीना है कि नॉर्मली भी अगर चाय मांगिए भी टपरे पे ना, तो विथ फुल कॉन्फिडेंस। कोई मॉक सेशन, कोई इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होता इंटरव्यू का, ये सेल्फ डेवलप है। आईना के सामने खड़ा होकर जो करना है, घर भी बात करना खड़ा तो आईना के सामने विथ कॉन्फिडेंस। तो ये नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट भी धरा धरा कर रह जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए, नॉन अलाइनमेंट जो आपने बोला कि रिलेवेंट नहीं है, उस चीज को भी आप समझ में आएगा कैसे रिलेवेंस है या नहीं है। जब हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, तो व्हेन इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाज आर्किटेक्ट बाय जवाहरलाल नेहरू, तो उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल जो आता है नॉन अलाइनमेंट, कि जब भारत आजाद हुआ, बिकेम ए सॉवरेन कंट्री, तो दैट टाइम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स, एंड दैट प्रिंसिपल्स इज आल्सो फॉलोड टुडे एंड रिलेवेंस टुडे, जिसमें नॉन अलाइनमेंट भी सबसे बड़ा प्रिंसिपल्स माना जाता है। क्योंकि जब भारत एक आजाद देश बना तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। हम एक लंबे कॉलोनियल और एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल से निकल कर आए थे। हम एक बहुत बड़ा एक तरीके से कॉलोनियल और उसके फेज में जिए थे। तो हमारे लिए चुनौती, हमारे लिए आने वाले समय में डेवलपमेंट्स को लेकर बहुत बड़ा एक विशाल वो चीज था। तो भारत सरकार हो या उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, दे डिसाइडेड वी आर नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक, आइदर यूएसए और यूएसएसआर, जो कोल्ड वॉर फेज था। क्योंकि हमारी चुनौती थी, हम क्यों किसी ब्लॉक को ज्वाइन करके अपने सॉवरेनिटी पे फिर से सवाल उठा ले।
तो भारत ने अपने कुछ प्रिंसिपल सेट किए थे, उस प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल था नॉन अलाइनमेंट। जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स, वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड अनदर इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आप डीपीएसपी में भी पढ़े होंगे, आर्टिकल 36, डीपीएसपी का पूरा सीरीज नहीं बताना। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पढ़ा और एक होता है जो गाइडिंग प्रिंसिपल। उस पूरे प्रिंसिपल्स पे पूरे भारत के फॉरेन पॉलिसी इसी चीज पे बेस्ड होता है, जिसमें सबसे पहले आता है नॉन अलाइनमेंट। इट मींस दैट वी आर नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक, बट इट डजंट मीन कि वी आर न्यूट्रल। नॉट न्यूट्रल है हम, नॉट इन्वॉल्वमेंट मतलब ये नहीं कि हम कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि हम एक तरीके से न्यूट्रल नहीं हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे आइसोलेट हो गए। हमारा अपना एक वर्चस्व है, हमारा एक अपना प्रतिक्रिया रहेगा, हमारा अपना एक राय रहेगा, एंड वी विल डिसाइड ऑन द मेरिट ऑफ केस। ये नहीं कि यूएसए और यूएसएसआर विल बी डिसाइड कि आप इसके साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसके साथ नहीं कीजिएगा। लेकिन हमारा ज्वाइन करने का यही कारण नहीं था कि हमारे पास कुछ और भी चुनौतियां थी। हमारे लिए एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज को फिर से रिवाइव करने की जरूरत था। तो ये हम चीजें में नहीं पढ़ना चाहते थे किसी ब्लॉक को ज्वाइन करके हम अपना डेवलपमेंट, हम अपने फॉरेन पॉलिसी को बिगाड़ दें। तो नॉन अलाइनमेंट ना बनाना और उसमें ना ज्वाइन करने के पीछे ये बेसिक कारण था, और ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। एंड टुडे वी आल्सो फॉलो दिस नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब नैम जो है वो एक नया फॉर्म से निकल कर आया जिसको हम बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। बहुत सारा नाम दिया गया ऑल अलाइनमेंट, लेकिन ज्यादातर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूज करता है वो है मल्टी अलाइनमेंट। जो मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूज करता है उसको यूज करता है मल्टी अलाइनमेंट। तो यस, द NAM is the dynamic concept. There are two things always. एक डायनेमिक होता है फॉरेन पॉलिसी में और एक स्टैटिक होता है। डायनेमिक का मतलब समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, वर्ड सही समझ में आ रहा है, चुनौतियों को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर, द नीड ऑफ द कंट्री। और कोई कोई कंसेप्ट होता है स्टैटिक, कुछ भी हो जाए वो चेंजेस नहीं होंगे। तो NAM जो है डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक मतलब इवॉल्व हो रहा है, समय के साथ चीजों को देख देख के इन्वॉल्व हुआ। तो जो अब NAM इन्वॉल्व हुआ है वो है मल्टी अलाइनमेंट, and this is known as also NAM 2.0. It means that we are aligning multiply, सब countries सब align हो रहे on the need, on the national interest। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब वी आर द सॉवरेन कंट्री, वी विल डिसाइड कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का? इन द रिसेंट केस buying the oil from Russia after so many pressure from USA and sanctions of USA। सैंक्शंस लगाए हुआ है यूएसए रसिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, लेकिन हम वहां पे क्या फॉलो कर रहे हैं? अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। और वो नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए भैया मुझे चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड वी आर द सॉवरेन कंट्री, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हम इसलिए अपने मल्टी अलाइनमेंट चैनल को ऑन किए हुए, हम रसिया से भी तेल खरीदेंगे, ईरान से भी खरीदेंगे, हमें जिधर जाना होगा उधर जाएंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाउ चेंज इनटू द मल्टी अलाइनमेंट, क्योंकि उस समय जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है, मल्टीपल ऑर्डर बन चुका है। उस समय जो ऑर्डर था बाइपोलर था। 90s के बाद ऑर्डर क्या हो गया? सिंगल पोलर, यूनिपोलर। यूएसए ही था एक पावर कंपनी, लेकिन 21st सेंचुरी के बाद ये मल्टीपोलर हो गया। अब इस मल्टीपोलर में हर कंट्री का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। उस हिसाब से हम जो फॉलो कर रहे हैं वी आर नाउ मल्टी अलाइनमेंट। हम चाइना के भी साथ रिलेशन रख रहे हैं तो हम ब्रिक्स में हैं, उधर भी हम यूएसए के साथ क्वाड में भी हैं, हम G20 में भी हैं तो हम इधर ब्रिक्स, इधर हम डब्ल्यू बैंक SCO में, इसी को मल्टी अलाइनमेंट करें। यस USA is undermining the multilateralism principles, sir. And they are also talking about the formation of G2, sir. So how can India take position to counter this G2 policy and ensure that the voice of global south is not undermined? The voice of global south cannot be undermined because we are the leader in the voice of global south। हम एक बहुत बड़े लीडर है ग्लोबल पूरे साउथ में।
चाइना इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन वो ऑफिशियली कभी नहीं बोलता है कि हम भैया ग्लोबल साउथ के साथ है, लेकिन उनको भी माना जाता है। भारत देखिए यूएसए क्या कर रहा है इन द फॉरेन, उससे भारत के फॉरेन पॉलिसी में अंतर नहीं होता है। बस अगेन ध्यान रखना है कि वी फॉलो द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए। वो G2 बनाए या G4 बनाए, भारत को अगर उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत अगर यूएसए चाइना अगर एक अलाइनमेंट दिखाती है तो उसमें भारत को क्यों दिक्कत होना चाहिए? भारत से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो प्राइम नेशनल इंटरेस्ट है वो दैट ऑलवेज वांट टू फुलफिल, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव टू फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब वही समझिए कि वी आर द सॉवरेन, नो डिसीजंस टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ आवरसेल्फ, और किसी से हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं। क्योंकि भारत का जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है वो 3S पे काम करता है इन फॉरेन पॉलिसी। 3S, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। याद है, अगर आप लोग फाउंडेशन कोई पढ़े होंगे याद होगा, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हम लोग ने। अब उसी सब चीज को नोट्स को रिवाइज कीजिए और उसी से इंटरलिंक कीजिए। 3S क्या होता है? एक S का मतलब हो गया स्टेबिलिटी, एक का मतलब स्ट्रेंथ, और एक का मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, भारत का ये ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी में। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत में स्टेबिलिटी, इंटरनल के साथ साथ हमारे नेबरिंग कंट्री में भी स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए भारत चाहेगा बांग्लादेश में भी सब कुछ शांति से हो, नेपाल में भी शांति से हो, म्यांमार में भी शांति हो। दूसरा जब हम एस की बात करते हैं स्ट्रेंथ, तो नॉट मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं होगा तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अगर आपका अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो श्रीलंका वाला होगा, फिर डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसिएगा, फिर आपके साथ आपके सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा। एंड थर्ड इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये 3S पे भारत फॉरेन पॉलिसी पूरा काम करती है। और नाम के रिलेवेंस की जब भी हम बात करें, यस नाउ प्रेजेंट डे नेम इज रिलेवेंट बट इन द न्यू फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। Because NAM is a dynamic concept, it evolves, it changes with the need, with the need of the national interest of particular country। आज हम भारत की बात करते हैं, तो आप ये सीधे से नकार नहीं सकती हैं कि आज के दौर में NAM रिलेवेंट है कि नहीं। आज के दौर में रिलेवेंट है, लेकिन हम इसे नाम बदल के मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट भी है कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज कट कर दी हैं, आइसोलेट करती हैं, वी अलाइंड बट इन द न्यू फॉर्म, व्हाट द नीड, नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आ रही है चीजें? ये पूरा कंसेप्ट जब दिमाग में लेकर जाना है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा आईआर में। जब हम फॉरेन पॉलिसी के बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं, तो जब हम बेसिक कंसेप्ट में बोले तो एक होता है नैम, दूसरा क्या होगा? गाइडिंग प्रिंसिपल्स, पंसील, यस, थर्ड नॉन इंटरफेरेंस। हाँ पंसील में आता, लेकिन इसको वैसे देखिए पंसील एक तरीके से, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। उसके बाद एंटी कॉलोनिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट, नहीं वो फॉरेन पॉलिसी में आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड दिस ऑल वो फॉरेन पॉलिसी में आएगा, वो फॉरेन पॉलिसी में आएगा। वी आर कि भारत का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, द प्रिंसिपल्स, द गाइडिंग प्रिंसिपल, कैसे संविधान में कौन कौन इंपॉर्टेंट, या जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, उसके बाद चीजें कि भैया कुछ भी कर लीजिए, इसको मत चेंज कर सकते हैं आप। तो वैसे ही भारत के फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रिंसिपल्स आपको हमेशा झलकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भारत आज बहुत पावरफुल कंट्री हो गया है तो अब फिर से वो कॉलोनिज्म की बात करेगा कि ठीक हम दूसरा स्टेट को कॉलोनियल स्टेट बनाते हैं। तो भारत शुरू से इसका विरोध था टिल डेट, आज भी कॉलोनियल स्टेट नहीं है, लेकिन आज भी कॉलोनियल जो भी कंट्री के साथ कोई कॉलोनियलिज्म बढ़ाता है तो उसके साथ भारत रिलेशन अपना नहीं रखेगा। जो इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ावा देता है उसके साथ भारत रिलेशन नहीं रखेगा। जो रेसिज्म की तरफ बढ़ावा देता है भारत उससे रिलेशन नहीं रखेगा। तो दिस डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अगर कोई कंट्री बोलेगा कि भैया हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी या मेजोरिटी या ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो भारत उससे डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि दैट अंडरमाइन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो कुछ हाँ
अगेन तो इसका जवाब होगा ऑन द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया के लिए वहां पे डायलेमा पोजीशन है, एक तरफ सुरक्षा और एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट। यही चीज भारत के साथ म्यांमार में भी हुआ है कि भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहता है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो आपको बड़ा आसान होगा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री मुझसे बात करने में। तो आप भी चाहिए कि हम भी डेमोक्रेटिक रहें, आप भी डेमोक्रेटिक रहे, तो हमारा वार्तालाप या जो हमारे डायलॉग्स होंगे, डिप्लोमेसी होंगे, वो आसान होगा। लेकिन म्यांमार में क्या है, अगर नहीं करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज। उसका असर आपने मणिपुर क्राइसिस में भी देखा है। तो भारत चाहेगा ठीक है भैया क्या करें, तो हम डायलेमा स्टेज में है, वी आर ऑन द पैराडॉक्स पॉलिसी में है, हमें बात करना ही पड़ेगा। इसलिए भारत तालिबान के लोगों को बुलाया, वहां के मेंबर्स को बुलाया, उनसे चर्चा कर रहा है। वो नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में देगा। जब उसके लिए आपको फिर अफगानिस्तान का हिस्ट्री पता होना चाहिए कि शुरू में भारत हमेशा किस साइड को था। नॉर्दर्न पार्ट में जो अफगानिस्तान के लोग चले गए तो उनको सपोर्ट करता था, तालिबान और द स्टूडेंट लीडर्स उनको बैकअप था। तो भारत, आप जब तालिबान का एग्जांपल दे रही हैं तो तालिबान के लिए यही से होगा। लेकिन ठीक है, ये सच्चाई है कि भारत शुरुआती दौर में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज द नेशनल सिक्योरिटी वी हैव टू स्टार्ट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग्स। अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर, एक तरीके से वी आर द मिस द बस। कोई दूसरी कंट्री, चाइना विल पार्टिसिपेट, चाइना विल पार्टिसिपेट। भारत यही म्यांमार में विचार कर रही है। ऐसा थोड़े कि जुंटा गवर्नमेंट से भारत नहीं बात कर रही है, बात कर रही है, करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो एक आज मणिपुर हुआ है, कल वेस्ट बंगाल में वैसा डिस्टर्बेंस होगा। तो आप इससे अच्छा कि आप शांत बैठ जाइए कि भैया जब वहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तब हम बात करेंगे, या यू स्टार्ट डायलॉग्स, आप डिप्लोमेसी, और साथ साथ में आप पैरेलली ये भी कोशिश कीजिए कि उनको समझाया जाता है, उसमें लिखा जाता है भारत के फॉरेन पॉलिसी में या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इंफॉर्मेशन आता है कि उनको बोला भी जाता है कि यू हैव टू बैक टू योर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब बातचीत चल रहा है, भारत सरकार बातचीत करती नहीं करेगी तो मणिपुर जैसा फिर क्राइसिस होगा। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है, डायलेमा बन जाता है कि कैसे करे। लेकिन भारत स्टार्ट नेगोशिएटिंग, जुंटा गवर्नमेंट से बात कर रही है, आने वाले समय भी करेगी। तो ये चीज है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए भारत इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेसिज्म एंड एंटी कॉलोनिज्म, पंचशील, नाम और पीसफुल सेटलमेंट, ये प्रिंसिपल्स। अब कुछ भी भारत के फॉरेन पॉलिसी को उठाइए, आपको लगेगा दिस ऑल आर द गाइडेड, दैट फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल। कोई पॉलिसी उठाइए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी उठाइए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी उठाइए, उसका एक्ट पॉलिसी में किस चीज को लेकर बात करते हैं? व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आप देखिएगा तो यहां से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो पीसफुल सेटलमेंट, नॉन इंटरफेरेंस, एंटी इंपीरियलिज्म, रेसिज्म। पंचशील क्या? पंचशील चाइना में पहली बार टेस्टिंग था, लेकिन पंचशील अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हम चाहते थे वो पूरे 5 प्रिंसिपल हम सब कंट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही करके हो, लेकिन द फर्स्ट जो हमारा लैब एक्सपेरिमेंट था गलत था। चूहा को हमने गलत इंजेक्शन दे दिया, वो ड्रैगन बन गया। लैब में होता नहीं, गलत सुई देने से ड्रैगन टाइप का बन जाता है, तो वही चीज हुआ चाइना के साथ। तो चाइना के अब क्यों हुआ, पंचशील क्यों फेल हुआ, पंचशील क्यों ब्रेक किया गया? तो इतिहास से आपको तिब्बत इश्यूज पढ़ा होगा, दलाई लामा, वो चीज है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, भारत का फॉरेन पॉलिसी किस प्रिंसिपल पे गाइडेड है, तो ये प्रिंसिपल पे गाइड है। अब इसको अगर समझिएगा तो अब यहां से नॉन अलाइनमेंट को उठाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी के डेट में नॉन अलाइनमेंट रिलेवेंट है, क्योंकि पहला तो ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल ही है। Our all foreign policies architected by on the basis of guiding principle of non-alignment, and non-alignment now come into the new category, new form, that is called multi-alignment. As well as non-alignment is a dynamic concept, changes evolve on the need, on the national interest of India, and to fulfill the strategic autonomy. For that reason, non-alignment is relevant. You cannot undermine. Ministry of External Affairs uses the new terminology to rename non-alignment as a multi-alignment. समझ में आ रही चीजें? कुछ आना तो जवाब दीजिए। अब इसको पढ़िए, अब फिर लास्ट में पर्सनल क्लोजर देखिए। फॉर मी नेक्स्ट पेज में 1 line पर्सनल क्लोजर। NAM is no longer about staying away from power blocks, but about preserving strategic autonomy
इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इन ए कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम बात करते हैं, जब भी टर्म आएगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो हम अपने ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। तो कैसे स्ट्रेटेजिकली प्रिजर्व कर रहे हैं? जैसे हम रसिया के साथ रिलेशंस रख रहे हैं, हम चाइना के साथ भी रख रहे हैं, हम यूएसए के साथ भी रख रहे हैं, ईरान के साथ रख रहे हैं, इजराइल के साथ रख रहे हैं, फलस्तीन में तो डिहाइपेनेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं इजराइल फलस्तीन। तो ये सब क्या है? टू फुलफिल आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मोदी जी तो जाते रहते हैं, उनका मोदी जी जाते रहते हैं, उनको रोकना पड़ता है कि सुनिए ना, यहाँ रोका जाए थोड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था कि भारत 2000 इलेक्शंस, नाउ द गवर्नमेंट वांट द रिफॉर्म आवर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इलेक्शंस अब खत्म हो गए, तो नाउ इंडिया कंट्री फोकसिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। 2024 तो पूरा इलेक्शन का दौर था, 25 भी लगभग मिड तक इलेक्शन ही चला, तो नाउ इंडियन गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन द फॉरेन पॉलिसी बैक टू द 2014। तो भारत का जब भी आप फॉरेन पॉलिसी देखिएगा 2014 के बाद, जहां से मोदी की बात करते हैं, मोदी डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, तो हमेशा हर 5 साल में वो पर्टिकुलर कंट्रीज को फोकस किए थे। पहला जो 5 साल था वो नेबरिंग कंट्री के लिए था, इसलिए जैसे पहला वो हुआ था, उस सारे के सारे कंट्री को बुलाए थे मेंबर्स को। दूसरा उनका पहला फॉरेन विजिट कौन था? भूटान। भूटान है नेपाल, जो पूरा रुद्राक्ष का माला पहन का फोटो देखे होंगे। तो इट मींस दैट द फर्स्ट 5 years जिसमें प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जो थी, एनडीए गवर्नमेंट थी, फोकसिंग टू द नेबरिंग कंट्री, एंड अगेन दे इनिशिएट स्ट्रांगली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए आप सारा समय देख रहे होंगे, इसलिए सॉल्ट डिप्लोमेसी हुआ, इसलिए प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी बेटी के शादी में गए थे। उनको लगा कि अब हम कर सकते हैं, जो इतने सालों से जो चीजें नहीं हुआ था, कश्मीर इश्यूज और ये सब हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और स्ट्रांगली वो बिलीव करते थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। फिर दूसरा जो टर्म था 19 से 24 वाला, उसमें आप देखिएगा वो वेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिए थे, एनर्जी सिक्योरिटी पे। इसलिए वो यूएई 4 साल में कितना बार यूएई गए थे, सऊदी अरबिया गए थे, वेस्ट एशिया गए थे, क्योंकि भारत को लगा कि सबसे प्राइम फोकस जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी, वो सेकेंड टर्म में। और अब वाला जो टर्म है, अब देखिए फिर से उसको रिसेप किया जा रहा है। अब इस जो मैं चीज बता रहा हूं, इसको अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं और आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा हाँ ये चीज तो बहुत हुआ था। 2019 से लेकर 2024 के बीच में वेस्ट एशिया कितना बार गए, वो सऊदी अरबिया गए, यूएई गए, वहां के मंदिर को उद्घाटन करना। बांग्लादेश में जो मॉब लिंचिंग हुआ माइनॉरिटी का, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी, तो वो अभी नहीं, पहले लेट मी कंप्लीट द बेसिक फॉरेन पॉलिसी, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, म्यांमार, तब उसमें भी डिस्कस करेंगे। क्या आज तो फॉरेन पॉलिसी, आज तो बेसिक, पहले तो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग कीजिए, तब तो फिर आप उसके रिलेशंस को सुधारेंगे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। वहां पे देखिए तो रखा हुआ है, कौन सा वो फॉरेन पॉलिसी वाला ही है क्या? तो अभी ये कहते कि दोनों पढ़िए, एक ले आइए जाके ऑफिस से। ठीक है, अब आइए दूसरा फेज, दूसरा जो है प्री कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर फेज। प्री कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर फेज। तो क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, हाउ डू यू कंपेयर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिफोर द कोल्ड वॉर एंड द आफ्टर द कोल्ड वॉर, व्हाट आर द की शिफ्ट्स एंड कंटिन्यूटीज? बताए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल, बताइए। क्वेश्चन समझ गए? फॉरेन पॉलिसी बिफोर द कोल्ड वॉर और आफ्टर द कोल्ड वॉर, और जिसमें क्या शिफ्ट और क्या कंटिन्यूटीज है, व्हाट आर द की शिफ्ट, मतलब क्या शिफ्ट क्या आया इसमें और क्या ऐसा कुछ कंटिन्यूटीज भी रहा है। तो दो फॉरेन पॉलिसी 2 फेज में आपसे पूछा गया है, एक वो कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के बाद, और उसके चेंजेस। एक जस्ट वन होल्ड डाउन, पहले राहुल, आपका कौन सा मीडियम है वहां पे? हिंदी, तो हिंदी में जवाब दीजिए आप।
एकदम विथ कॉन्फिडेंट। हाँ, कोल्ड वॉर से पहले सर हम नेम पे मतलब नेम नहीं बोलिएगा, वो नॉन अलाइनमेंट बोलिएगा, जो हिंदी में इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। फोकस किया, ज्यादा देशों के साथ हमारा संबंध बेहतर नहीं बन पाया। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर सर 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, तो हमारा जो संबंध है अन्य देशों के साथ बेहतर बनता गया है। तो भारत के फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर अब मैं आपसे बोलूं कि बिफोर आफ्टर कोल्ड वॉर भारत के फॉरेन पॉलिसी, मुझे 4-5 फॉरेन पॉलिसी का नाम बताइए। सर आफ्टर कोल्ड वॉर हम कई संगठन में ज्वाइन हो गए हैं, जैसे एससीओ हो गया, ब्रिक्स। नहीं तो एससीओ तो फॉर भारत का, मैं भारत का फॉरेन पॉलिसी पूछ रहा हूँ। आफ्टर कोल्ड वॉर 1991 जैसे खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, भारत का जो विदेश नीति है, मुझे 5 विदेश नीति बताएं वहां से लेकर टिल 2024 तक कि क्या ये सब विदेश नीति है भारत का आफ्टर कोल्ड वॉर, इस पे हम काम कर रहे हैं। कोल्ड वॉर के बाद सर हम जैसे गुजरात सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं, लुक एट इट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए कुछ कह रही थे। अच्छा, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक, अच्छा ये कह रही हैं, ठीक है, कोल्ड वॉर एंड आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है। चलिए बोलिए, आप बताएं, जवाब बताएं। बस ये बताने के लिए आप हाथ उठा रही थी, आपको लगा जवाब देने के लिए, इसलिए मैं आपको होल्ड करने के लिए बोला। सपोर्ट कर सके। आफ्टर कोल्ड वॉर इंडिया अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा था कि मतलब हमको जैसा अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंजेस करने को और मल्टी अलाइनमेंट किया, उसके बाद फिर ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बहुत बार भी चर्चा किया था नेम को लेकर, जब हम कोल्ड वॉर वाला जो फेज बोलते हैं, वी बिकेम द इंडिपेंडेंट कंट्री 1947, उसके बाद हमारे जो चुनौती, हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस, हमारे ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड थे, और हमारा जो अप्रोच था वो आइडियलिज्म पे था, आइडियलिज्म ड्रिवन अप्रोच। 2 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, एक होता है आइडियलिज्म और एक होता है रियलिज्म। जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो हम वहां पे मोरल परफेक्शन की बात करते हैं, अलग बात है। अच्छा, हाँ, तो हम मोरल इथिक्स की बात करते हैं। तो ये जब सिचुएशन होता है, इसको हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन, आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। हम वहां पे पावर और पावर मेकिंग, पावर शेयरिंग, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। जब जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन फॉरेन पॉलिसी को जो मानता है, और पंडित नेहरू जो थे वो आइडियलिज्म सोच को लेकर आगे बढ़ते थे, वो पावर और उसके पीछे नहीं जाते थे। तो जो ये जो फेज देखा गया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको हम फुलफिल कर रहे थे, हमारे जो चुनौतियां थे, जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे या जो हमारे बैरियर्स थे, हम उस पर काम कर रहे थे। वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग टू बिकम ए पावरफुल कंट्री या पावर ड्रिवन की तरफ हम नहीं मान रहे थे, इसलिए हमने किसी ब्लॉक को भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो ये पूरा फेज था एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, आइडियलिज्म ड्रिवन अप्रोच। एंड व्हाट इज आइडियलिज्म? दिस इज द बेसिक मोरल परफेक्शन इथिक कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जहां पे हमारा जो अप्रोच होता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए होते हैं। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट होता है रियलिज्म। इसको बोलते हैं किसिंगर, हेनरी किसिंगर एक बहुत बड़े यूएस सेक्रेटरी थे, वो थे, उनका मानना था कि कुछ नहीं होता इथिक्स, कुछ नहीं होता मोरल, तो ओनली वन थिंग इज द पावर। तो ये जो फेज स्कूल ऑफ थॉट था, इसको बोला जाता है रियलिज्म। जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो रियलिस्टिक चीजें हो रहा, उस पे बात कीजिए, ये मोरल इथिक्स पे नहीं बात कीजिए आप। लेकिन भारत का ये वाला फेज क्या था? आइडियलिज्म ड्रिवन अप्रोच। देख लीजिए, भारत नाम में रहते हुए भी वियतनाम में सपोर्ट किया था। वियतनाम वॉर में भारत ने वियतनाम को सपोर्ट किया था, क्योंकि भारत नाम में ये क्लियरली बोला गया कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आइसोलेटेड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूट्रल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर इन्वॉल्वमेंट है। अगर हमें जरूरत लगेगा ऑन द मेरिट ऑफ केस वी विल पार्टिसिपेट, क्योंकि हम आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हमें गलत लगा हम बोलेंगे भाई, इसके कारण यूएसए को मुंह फुले।
तो ये वाला पूरा फेज जो होता है आइडियलिज्म ड्रिवन अप्रोच, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आपको प्रैग्मेटिक्स डेवलपमेंट और एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंटल अप्रोच माना जाता है आफ्टर कोल्ड वॉर। उसमें भारत के फिर बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी आप देखिएगा, पहले आता है उसमें 1991 के बाद क्या था, रिफॉर्म्स हुए तो मार्केट ओपन हुआ, तो हमें लगा भैया मार्केट ओपन तो कर दिए, तो हमें कहीं ना कहीं तो मार्केट को लेकर जाना होगा, अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना होगा, तो उसके लिए हमने फोकस किया कहां पे, आसियान। तो इसलिए हमने कौन सा पॉलिसी लेकर आए, लुकिस्ट पॉलिसी। तो मार्केट रिफॉर्म हुआ, हमें मार्केट चाहिए, हमें बिजनेस करना है, हमें डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट को फॉलो करना है, तो हमने लुकिस्ट पॉलिसी लेकर आए। अब साथ साथ में उसी के बाद आगे बढ़े तो हमें लगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के मन में बहुत सारे दुविधा आ रही है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको सामान अपने साथ लाने के लिए हमने गुजरात डॉक्ट्रिन लेकर आया, जहां पे हमने नॉन रेसिप्रोकल की बात की कि भैया हम आपको हेल्प करेंगे, आपको जो जरूरत होगा देगा, लेकिन इसका महज में हमको कुछ नहीं चाहिए। उसी को बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में नॉन रेसिप्रोसिटी या नॉन रेसिप्रोकल, महज में हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर और आगे बढ़िएगा तो उसके बाद और भी लुकिस्ट पॉलिसी आया, फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया, फिर लुकिस्ट को एक्टिस्ट किया गया, फिर और आगे बढ़िएगा मोदी डॉक्ट्रिन आया, इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट आया, उसके बाद सागर डॉक्ट्रिन आया। तो ये सब जो प्रोजेक्ट या पॉलिसी आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है, एक रियलिस्टिक पे जो रियलिज्म सिचुएशन दिख रहा है उस फैक्टर पे आ रहा है, और हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फुलफिल करने के आ रहा है। तो ये दो फेज हमेशा याद रखिएगा, पहला फेज क्या था, आइडियलिज्म ड्रिवन अप्रोच, और दूसरा फेज क्या था, रियलिस्टिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। उसके लिए हम चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। हम बोलिए। हाँ। हाँ। इंडिया नॉट वेंट टू वॉर, इंडिया हैव नो ऑप्शंस, हैव नो चॉइस। तो बात आप देखिए, हम क्या कह रहे हैं, भारत पावर के लिए नहीं, उस समय पावर ड्रिवन के अप्रोच में नहीं गया, भारत ऐसा नहीं था, भारत पावर ड्रिवन में जाता तब आप ये बोलते। भारत को चाहिए, भारत के लिए पहला प्रायोरिटी था कि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो उसका बैकफायर हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ रहा है, हमारा अपने पास वैसा रिसोर्सेस नहीं है कि हम अपने आप को फुलफिल कर सके, और इतने रिफ्यूजी आ रहे हैं। अब दो है कि आप बन जाइए शरणार्थी का पूरा बड़ा धाम, इंतजार कीजिए कि आपका धीरे धीरे आप ही के यहाँ पे वो सिविल वॉर हो जाए, एक ये ऑप्शन बन रहा है, या आप वो चीज जो उनका डिमांड है, वो गलत डिमांड तो है नहीं, उनको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया बाय द पर्टिकुलर पाकिस्तान कंट्री, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत कभी पावर फोर्सेस ड्रिवन किया ही नहीं, कभी पावर के लिए लड़ा ही नहीं, पावर शेयरिंग के लिए कभी नहीं किया। भाई तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी भी तो प्रायोरिटी है। पावर, आप पावर ड्रिवन क्या होता है, पावर ड्रिवन का मतलब जो चाइना कर रहा है, जो चाइना कर रहा है वो अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू वो बोल रहा है कि भैया मैं, हमारा लद्दाख भी है, मेरा अरुणाचल प्रदेश भी है, मेरा सिक्किम भी है, मेरा तिब्बत भी है, मेरा नेपाल भी है, 5 फिंगर पाम पॉलिसी। वो बोल रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा ही है, स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स या चाइना जो 9 डैश लाइन है। उसके बाद वो कह रहा है कि भैया उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो चाइना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी कर रहा है, चाइना सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, तो चाइना जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंशन कर रहा है एंड नॉट फॉलो द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। इसको बोलिएगा पावर ड्रिवन और पावर एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अपना सुरक्षा करना, अपना चीजों को बढ़ावा करना, वो थोड़े पावर ड्रिवन हो गया। अब तो हम मोरल इथिक्स की कर रहे हैं, आप मोरल इथिक्स परफेक्शन के अगेंस्ट जाके चीजें कर रहे हैं, वो हुआ आपको आइडियलिज्म सोच से बाहर। तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, हम प्रैग्मेटिक अप्रोच कर रहे हैं, हम डेवलपमेंटल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने मार्केट को बढ़ा रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये बात को समझिए, पावर ड्रिवन अलग पॉइंट हो गया। वहां जब यूएसए कुछ कर रहा है तो उसको डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि भैया ये नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा है कि पावर, वी बिकेम द पावरफुल कंट्री, हमारे हेजीमनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके लिए हमको जो करना होगा। यही यूएसए कर रही है, उसको यही काउंटर चाइना कर रही है, उसको डर है कि चाइना आने वाले समय में उसके हेजीमनी को, उसके पावर को चैलेंज कर सकता है, उसी के लिए पूरा टसल राइवलरी चल रहा है।
भारत इसमें क्या कर रहा है? भारत हमेशा बैलेंसिंग की तरह काम कर रहा है। भारत को कोई मतलब नहीं इंडो पैसिफिक से, भारत को मतलब है IOR से, इंडियन ओशियन रीजन से। बोला कि भैया हम अपना घर बचाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं इंडो पे, बस वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक में एक कॉमन रूल बेस्ड हो, इक्विटेबल एक्सेस हो, फ्री ओपन इंक्लूसिव एरिया हो। भारत कभी ये नहीं बोला कि वो मेरा जोन है। चाइना तो वहां अपना एक मैप लेकर आ गई है, चाइना अपना कोई एंशिएंट स्टैंडर्डाइज मैप लेकर आ गई, बोलती पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, मेरा संदूक से निकला है। यही करती है हर जगह, यही कहीं से मैप ले आती है। वो बोलता है कि लद्दाखो मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है। मैकमोहन लाइन को नहीं मानती है। अब कहां से मैप लाती है उसको भी नहीं पता है, लेकिन करेगा वो पूरा। हम लोग अखंड भारत की बात कर रहे, वो अखंड देश की, विश्व की बात कर रहा है। यही अंतर है चाइना में। हाँ देखिए, आप ये चीज ऐसे को डायरेक्टली पूछिएगा, सर मोरल एंड एथिक्स एंड परफेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट इन द आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी, तो कुछ चीज होता है ग्राउंड कम होता है लेकिन खत्म हो नहीं जाता है। मोरल परफेक्शन एथिक्स जो बेसिक जो चीज होता है, बेसिक की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया में कम हो सकता है, लेकिन आप इसके बोलेगा पूरा वैनिश हो गया, पूरा दुनिया में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पीस एंड स्टेबिलिटी। हम बुद्ध के धर्म के, बुद्ध के धरती से हैं, हम कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हम ही लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वी आर नॉट फर्स्ट टू एक्सिलरेट एंड ऑलवेज वी कॉल द डी एस्केलेटरी अप्रोच। राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सब लोग ने यही बोला कि दिस इज द डी एस्केलेटरी अप्रोच दैट टेकन बाय इंडिया। नहीं तो हम तो पहले राउंड में कुछ भी कर सकते थे। पहला बम मार के भी हम डी एस्केलेटरी अप्रोच बार बार बोल रहे हैं, मार के कि नहीं 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 नहीं, जोर से नहीं मारे हैं, बस मारे हैं। भारत क्या कर रहा था? यही कर रहा था। डिफेंस मिनिस्टर का एक बार नहीं, पूरे पार्लियामेंट के सेशन में कम से कम 10 बार इस जोर देकर बोला है डी एस्केलेटरी, डी एस्केलेटरी, डी एस्केलेटरी। कोई भी डिफेंस मीटिंग्स होता था सेना का, उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, डी एस्केलेटरी। इसलिए क्योंकि हम लोग आज भी फॉलो करते पीस एंड स्टेबिलिटी। The differences, we want that the differences never become a disputes. हम चाहेंगे कि differences कभी disputes में ना बदले, क्योंकि we are follow the idealism approach. हाँ, समय चीजें चेंज हुई हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होता है भारत का। तब इसमें अब भारत दिए कि सही बात है, क्यों? तो भाई वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। हम लोग हमेशा इसी चीज को आगे बढ़ावा देते हैं। जैसे किस चीज को लेकर? भारत के फॉरेन पॉलिसी में जैसे भारत जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए काम करता है, वी एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मालदीव क्राइसिस में, या मतलब सबसे बड़ा चीज है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया ऑलवेज एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। किसी के यहाँ कुछ क्राइसिस होता है, हम लोग सबसे पहले दौड़ते हैं। हाँ देखिए, ये फिर दूसरा चीज हो गया ना, ये होगा कि हमारे अच्छा नहीं है कि अभी वहां पे चीजें अभी हमारे अनुकूल नहीं चले, बट उसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो हम ही कर रहे हैं। उनका जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कनेक्टिंग 3 आइलैंड्स, गुलीफिंगलू, वेलिंगली एंड गुलीफुसू और थिलाफुलू, उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, $400 बिलियन का डॉलर, उनको जोड़ा जा रहा है, वो भारत कर रहा है। तो आप हमेशा रखें कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक बहुत अच्छा अप्रोच हो रहा, तो उसमें 3-4 एग्जांपल, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, डेवलपमेंटल, एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट, लोन क्रेडिट, ये सब हम दे रहे हैं अपने पूरे नेबरिंग कंट्रीज को। अब अगला नहीं मानने को तैयार है, वो बोला हम चाइना के साथ जाएंगे, तो उसमें सर बोले सर अब कुछ नहीं कर सकते, देना दीजिए नंबर, नहीं तो छोड़िए, हटाइए। हाँ पूछिए। तो देखिए, रियलिज्म में शिफ्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन जो हम किसिंगर का रियलिज्म बता रहे हैं ना, वो टोटली डिफरेंट था। उसमें डायरेक्टली बोला गया कि भैया पावर ड्रिवन, पावर चाहिए हमको, जैसे कोई मोरल ये सब नहीं। हमारा जो रियलिज्म है ना, वो हमारा जो उसमें सेंट्रिक है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ए पावर ड्रिवन। समझ में आ रहा है? उसका रियलिज्म हमारे रियलिज्म में थोड़ा सा अंतर। हम अपना नेशनल इंटरेस्ट में तो अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन हम पावर के लिए कभी नहीं भागे।
नहीं तो पावर के लिए भागते तो नेपाल आज हमारा बिहार का 243 में जुड़ा हुआ रहता, अभी हम लोग 270 इलेक्शन लड़ रहे होते, नेपाल को मिला लेते, पावर ड्रिवेन रहते तो आज नेपाल जो 280 विधायक होते हमारे, तो वो चीज है। तो वी आर ऑलवेज फॉलो द नेशनल, जो हमारा जो प्राइम फोकस है वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अब यस, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एवरी सॉवरेन कंट्री हैज द पावर, हैज द अथॉरिटी टू डू एनीथिंग टू सेव एंड सेफगार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट। Yes, when we talk about the Iran, when we talk about the Israel, yes, they doing that. But when the context of India, never. In the context of India, never compromise with the humanity. We negotiate the refugee issue with Myanmar. इसका मतलब ये नहीं कि Myanmar refugee को बाहर खड़ा कर दिए हैं बॉर्डर पे। तो आप सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हम भारत के लिए कह सकते हैं ना, हम बाकी देश के लिए नहीं। तो भारत कभी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो गाजा पे स्टैंड क्या नहीं भारत का? भारत ऑलवेज स्टैंड विथ पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग, टॉक्स। होल्ड ऑन, आप सुनिए, जब इजराइल और फलस्तीन वाला हुआ है तो भारत वहां पे ये भी डायरेक्टली बोला है कि ये जो चीजें हो रही है ह्यूमैनिटी, यूक्रेन में भी बोला है कि ये चीज जो हो रही है वहां पे गलत हो रहा है। रसिया को और यूक्रेन को पीस और डिप्लोमेसी के साथ इस चीज को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अब रहा वोटिंग का बात, तो भारत वहां पे अपना एब्सटेन कर दिया, तो वो स्टैंड हुआ ना, स्टैंड तो ले रहा है ना भारत। तो भारत और क्या कर सकता है? गाजा के रिलीफ फंड्स भेजा ना, भाजा रिलीफ फंड भेज रहा है भारत भेज रहा है ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को ध्यान में रखते हुए। हाँ, तो दिस इज द रियल, अब इस सब रियलिज्म ड्रिवन अप्रोच है ना, ये भी तो चीज देखिए। बाकी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, हम वो दे रहे हैं। इजराइल डायरेक्टली हम ये भी नहीं कर सकते, तो हमें तो अपने फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस भी तो लिखना। वी आर नाउ डूइंग द विश्व बंधु। विश्व बंधु मतलब क्या? फ्रेंड्स ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ नन। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। तो इसमें इसका भी बड़ा अप्रोच है, जिसमें हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले, उनके वॉल जो भी थे, जो जितने लोगों का वो हुआ था, शहीद हुए थे, उनके वहां पे जाकर मिले। तो ये दिखा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि भारत यूक्रेन गया ही नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पे जाके बोला भी कि पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, डिप्लोमेसी डेवलपमेंट से यही डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में ना बदले, आपको टॉक कर लेना चाहिए। हाँ, तो यही भारत का अप्रोच है, और कुछ। हाँ, देखिए ये वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब ये नहीं, लिबरल नहीं। भारत ऑलवेज टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो आप सीधे क्या बोलिएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, इंडिया ऑलवेज। तो बोले कैसे? तो आप एग्जांपल दीजिए चाइना का लेकर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत ने स्टैंड लिया, भारत ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया कि आप गलत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाता है, ऑब्जेक्शन करता है, अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया, भारत ऑब्जेक्शन करता है। तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर वी ऑलवेज फॉलो, वी ऑलवेज स्टैंड व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हेन एनी कंट्री चैलेंजेस आवर इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो भी कैसे कह सकते हैं? कौन बॉर्डर को हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे? अगर चाइना, वो किसका क्लेम है? वो चाइना अंदर घुसी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का क्या स्टैंड था? ना कोई घुसा है, ना कोई गया है, ना कोई आया है, ना गया, ऐसे कुछ बोले थे ना। हाँ, तो फिर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो सर ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है मेरे पास। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टैंड ऑन पार्लियामेंट फ्लोर एंड स्पीक्स दैट कि कोई ना आया था ना कोई गया है, it means that कि हमारा बॉर्डर अभी भी है। yes, still some disputes arises, but this is not the new one. It from the 1947 and this border dispute starts from 1947. तो वो प्रिवेल कर रहा है, बट अगेन इन द रीसेंट डिप्लोमेटिक रीसेट हमने चीजों को चेंजेस किया है। अगेन हमने मानसरोवर यात्रा शुरू कर लिया, 5 साल के बाद फ्लाइट शुरू हो गया, चाइना स्टार्ट
डिस्कसिंग डायलॉग विद द WMCC, वर्किंग जो है हमारे कमांडर ब्रिगेडियर के साथ कंसल्टेशन डिप्लोमेसी करना शुरू कर दिया। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से फिर से मुलाकात होना शुरू हो गया। तो नेबरिंग कंट्री में इसलिए तो भारत चीजें चाहता है रिजॉल्व हो। आप सीधे हर चीज को नकार नहीं सकते, आप बस दिमाग में लगाइए कि क्या चल रहा है, फिर उसको जोड़ दीजिए। और जो भारत सरकार का स्टैंड है वो आपका स्टैंड होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। अगर वो कह रहा है एक को आदमी शहीद नहीं हुआ तो नहीं हुआ भैया, आप उनसे समझिएगा। हम तो सरकार का स्टैंड है, हमको सरकार जो इन्फॉर्मेशन देगी वही ना बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो सरकार का जो स्टैंड है, सरकार कह रही है सही है तो सही है भाई, सरकार गलत है तो सरकार बोले कि आज सूरज पश्चिम से नहीं उगा तो नहीं उगा, उगा है तो उगा है, बस हम नहीं जानते, बाकी आप समझिए जाके जिससे समझना। सरकार से नौकरी मांगने जा रहे हैं, सरकार से नौकरी जाने मांग रहे मतलब वो अमिताभ बच्चन वाला सरकार से नहीं, असली सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, नाथुला पास सब कुछ हुआ, तो ये सब डिप्लोमेटिक रीसेट हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक रीसेट। जैसे इनका सवाल था कि सर ऐसा ऐसा चीज है, तो ये जवाब दीजिए आप। तो ये जवाब देने के लिए तो आपको पूरा कंसेप्चुअल चीजें पता होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। अगर पूछता है तो इतना पूछेगा तो IR वाले जो PSIR वाले तो वो तो तैयार रहिएगा, जो भी है PSIR वाले वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। पूछता है अगर एक अब वो मैडम दीप्ति मैडम बैठती हैं कि नहीं पता नहीं, बैठती हैं बस, तो भगवान से मना ही बहुत पूछती हैं। अब हो सकता है ऑप्शनल हट गया तो ना पूछे, पॉलिटिकल थिंकर। हाँ तो अब हाँ तो हो सकता पूछेंगे तो पूछेंगे, तैयार रहिए। मेरा भी PSR ही था अपने दौर में। आप ही सा तब तो फिर आप और सुपर तैयार रहिए फिर आपसे। चलिए अब समझ रहे हैं चीजें, तो ये प्री कोल्ड और वो कोल्ड समझ गए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपेयर पंसील कॉमा गुजराल डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन in India's foreign policy, which one do you more relevant today? बताइए एक एक करके सब बताए। सबसे आगे राहुल बताया ना, सॉरी शिवम बताइए फिर से। और अच्छा इसी में से मोदी डॉक्ट्रिन जो है सर, हाँ हाँ लाइक पंचशील और जो गुजरात डॉक्ट्रिन है सर, हाँ। क्या ये एकेडमिक वर्ड है या फिर मतलब या फिर ये इवॉल्विंग की टर्म है सर, कैसे हम बोल आप इसको लाइक कि कोई अभी तक तो एकेडमिकली कहीं मतलब एकेडमिकली नहीं है, लेकिन बैकअप तो दे नहीं सकते किसी बहुत बड़े एकेडमिक ने इनको। नहीं आप इसको ये नहीं कह सकते, बस बोलिएगा इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो Prime Minister Modi when came into the power, he started focusing to the neighbor and his first priority is the India first. जहां पे ये चीज इवॉल्व होके निकला है जिसको हम कह रहे हैं मोदी डॉक्ट्रिन। इससे बेटर ये कीवर्ड नहीं हो सकता मोदी ईरा? नहीं, मोदी एरा मतलब अमृत काल में जी रहा तो अब और वो दे रहे हैं अब। नहीं मोदी एरा आप अगर ये कह रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा था, और आप इसको और फेवरेटिज्म और थोड़ा सा क्या बोलते हैं हीरोइज्म वाले में दे रहे हैं। नहीं तो मोदी डॉक्ट्रिन ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, आफ्टर द 2014 when Prime Minister Modi came into the power, the government started focusing India first and for more focus to the neighborhood first policy, where this term is evolved known as Modi doctrine. तो क्या ये कंप्लीट और स्टेबल क्वेश्चन नहीं, हम किसी को ऐसा थोड़े हाईलाइट कर रहे हैं। आप पूछेगा तो हम तो कहीं फॉरेन पॉलिसी में नहीं पढ़े, बोले सर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत बारी मिनिस्ट्री ऑफ जयशंकर टर्मिनोलॉजी यूज की है, मोदी डॉक्ट्रिन टर्मिनोलॉजी यूज की है। कहां पे मतलब आप नहीं देखे, आप सर्च मारिएगा आपको दिख जाएगा, ठीक। हाँ तो रुक जाइए एक मिनट, मोदी डॉक्ट्रिन सर्च मारिएगा दिख जाएगा। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फिर पहले डाउट। हाँ And third one, the Modi doctrine was more realistic, based on a cleaner doctrine of realism. किसिंगर Doctrine of realism, where national interest was given first priority over
for example, buying crude oil from Russia despite sanction of America. वो देखिए पहले इसको फिर शॉर्ट एंड कंसाइज कीजिए, 1 मिनट। पंसिल, उसके बाद कौन सा है, गुजराल डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन। हाँ कौन सर बोले, पहले आप, तब आप अमरजीत बाद में। हाँ बाकी और लोग हैं मेरे क्लास में, हाथ तो ये नहीं उठा रहे आप लोग, ये आप लोग ऐसा लगा तीनों लोग बहुत ठंड में बैठे हुए, ऐसा अलास्का में बैठे तीनों लोग आप ही लोग। आपका नाम संजना, आपका समीक्षा, नाम तो रखे एकदम मोदी डॉक्ट्रिन वाला। आपका आंचल, तीनों क्या अलास्का में बैठे, क्या स्नोफॉल हो रहा है क्या, एकदम मूवमेंट भी नहीं हो रहा, एकदम ऐसा इतना भी ठंड नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? हाँ आप बताइए जवाब। सर समय समय के साथ साथ तीनों डॉक्ट्रिन का अपना अपना रोल है सर, रेलेवेंसी अपना अपना है। वेरी गुड। पंसिल का जो रेलेवेंसी है वो है मॉरल एथिक्स पे काम कर रहा था, और गुजराल डॉक्ट्रिन जो है रेसिप्रोसिटी को ना मान के, मतलब वो सपोर्ट करके और बाद में उससे कुछ ना मांगना, वो उस पे काम कर रहा था। और मोदी डॉक्ट्रिन जो है वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे ज्यादा काम करता है। तो मेरा मानना है कि अभी के रिस्पेक्ट में देखें, कंटेम्पररी टाइम्स को देखें तो मोदी डॉक्ट्रिन जो है ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ जो है ये पंसिल और गुजराल डॉक्ट्रिन को भी साथ लेके चलता है। वेरी गुड। पंसिल का जो मॉरल एथिक्स है, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट करते हैं। अभी हाल में जो है श्रीलंका में जितवा जो साइक्लोन क्राइसिस आया उसमें सारा बंदियों से चलाना, और ये गुजराल डॉक्ट्रिन को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सपोर्ट करने के बाद भी उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कुछ चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और हाँ समीक्षा, सिर्फ पंसिल पॉलिसी जो हम लोग का मेनली आइडियलिज्म पे फोकस करता है, जैसे हम लोग नॉन इंटरफेरेंस, नॉन बिल्कुल। ये सब चीज फॉलो करते हैं। तो जैसे आपने भी नॉन इंटरफेरेंस बोला सर, उसी समय एक एग्जांपल दे दीजिए कि हम जैसे बांग्लादेश या म्यांमार, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग बिकॉज वी आर गाइडेड बाय द पंसिल प्रिंसिपल। वी होप, वी प्रे, वी ऑलवेज विद द स्टेबिलिटी एंड पीसफुल इन आवर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। और लेकिन ये क्यों, हम पंसिल गाइडिंग प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस। तो लगेगा वहीं पे आप कंप्लीट कर दिया भैया पंसिल, आप आगे फिर बोलेगा आगे, ठीक है बहुत बढ़िया, आगे फिर और जो गुजराल डॉक्ट्रिन मेनली हमारे जो नेबर कंट्री उस पे फोकस है, हम लोग अपना नेबर को स्टेबल करना चाहते हैं ज्यादातर, ताकि हम लोग का भी इंटरनल सिक्योरिटी बना रहे। बिल्कुल ठीक। मोदी डॉक्ट्रिन सर ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस है, और इसमें सर हम लोग आउटकम पे ज्यादा फोकस करते हैं अपने, और अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक, इधर हाँ बिल्कुल। Council policy is just like the idealism we followed by the Pandit Jawaharlal Nehru, and some, for example, India China Followed not by Pandit Nehru, articulated by Pandit Nehru. articulated by the Pandit Nehru, Hmm. and the drawback of the Panchil was reinvented in the Gujarat Doctrine. For example, that we opened in 1991 during LPC movement, we opened our economy. So for to maintain the relation of the demand and supply, we started neighborhood first policy, act policy, and after the some drawback of the Gujarat Doctrine, we reinvented into the Modi Doctrine, just like in the contemporary world, the conundrum of the contemporary world we are living. So देखिए आपने बहुत पॉइंट्स बहुत अच्छा बोला, बस एक चीज याद रखिएगा, किसी भी फॉरेन पॉलिसी का कोई ड्रॉबैक नहीं होता है। When the foreign policy is articulated, architected by particular government, या उस समय की वो डिमांड या जरूरत रहती है। पंसिल इज तो पहले तो वो हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, पंसिल तो हमारा एक टॉर्च बेयरर का काम करती है। कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जो हमारा सिद्धांत का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड रहेगा, तो उसमें तो आपको फ्लॉज नहीं। यस, द फर्स्ट टेस्टिंग जो हम बोल सकते हैं लैब में जो टेस्ट हुआ वो फेल्योर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम पंसिल को फॉलो करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल। what should I use in the term of the drawback? ड्रॉबैक की जगह की द नीड, आफ्टर द 1991 we need the reform market, we need the big market, for that reason we have to focus our neighboring countries,
देयरफॉर द सबसे बड़ा मार्केट जो था आसियान था, उस हिसाब से हमने नया फॉरेन पॉलिसी इसलिए लाया जाता है ना, तो और भी प्रिसाइज काम करें, हम एक ऑब्जेक्टिव में काम करें, एक स्ट्रेटेजी में काम करें। अब उसको काम करने के लिए हम उस नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स होना चाहिए, इसलिए फॉरेन पॉलिसी डिजाइन किया जाता है और उसी को एक्टिवेट किया जाता है, उसी को फुलफिल किया जाता है थ्रू डिप्लोमेसी। तो ये प्रोसेस है। तो अगर आपसे पंसील, गुजराल डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन, अमरजीत बताइए आप। Talking about the relevance of the Panchsheel doctrine, Gujral doctrine, and the Modi doctrine in today's time, we can find it's the base of Panchsheel doctrine when India got independent. It was guided by the realism of Pandit Jawaharlal Nehru. But even today, Panchsheel doctrine finds its relevance as we are abiding by the principles of non-interference, sovereignty, and mutual benefit and trust. Talking about the Gujral doctrine, it showcases the second phase of the India's foreign policy when there was a shift from idealism to realism. We opened our economy, we were guided by the LPG reform, and so there was a need to diversify our actions for the trade in the South Asian region. And therefore we enacted the Act East policy. But after 2014, in the Prime Minister Modi regime, the Modi doctrine was availed, and today Modi doctrine focuses more on pragmatism rather than realism, sir. Today Modi doctrine is guided by principles like national interest, national security, and we see its relevance in today's time also as we are focusing and engaging with countries like Afghanistan, Israel, and other countries. देखिए ये इतना लंबा क्वेश्चन में भी आज, लेकिन ये क्वेश्चन से है कि बहुत चीजों को आप एक साथ सर्कल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया तो इनको तो आप ये समझ में आ गया होगा, जिन्होंने सुना है कि भैया तो आप पंसिल के बारे में जानते हैं, तो मोदी डॉक्ट्रिन के बारे में भी बता दिया, थोड़ा बहुत गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। इतना लंबा क्वेश्चन तो पीएचडी और थीसिस वाला तो इंटरव्यू है नहीं, 12-10 मिनट का होगा, इसमें तो एक एक लाइन में बोलते हुए निकलिए। लेकिन इससे ये समझ में आ गया कि ही नोज अबाउट कि चलो भैया बस निकल लेंगे हम, कुछ ना कुछ तो मेरे पास है। अब हम लोग बात चर्चा करते हैं कि पंसिल, मोदी एंड ये डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या। जब भी हम पंसिल की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखें, पंसिल इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड, पंसिल में नामे से लग रहा 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसको लेकर बात किया गया था पंसिल, और ये 1954 में ये चीज आया था पंसिल एग्रीमेंट। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स याद है? वो पॉइंट्स देखिएगा आपके नोटबुक में भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। ये हुआ पंसिल के 5 पॉइंट, ये बस याद रखिएगा हमेशा, यही सारा पॉइंट्स आप देखिएगा तो दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक, ये हुआ पंसिल। अब पंसिल बेसिकली बनाया गया था, एक प्रिंसिपल था जिसमें चाइना को देखें, नहीं चाइना ने लास्ट में तिब्बत वाला जो मैटर में बोला कि भारत इस पंसिल को एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो क्यों? तो भारत ने इसलिए तोड़ा है कि नो इंटरफेरेंस कर दिया। इंटरफेरेंस क्यों कर दिया? दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम दे दिया। तो एक तरीके से उनके कहना था कि भैया ये चीज है। भारत का ये कहना था क्योंकि 1913 में शिमला कन्वेंशन हुआ था बिटवीन द तिब्बत एंड द ब्रिटिश, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया और एक उन्होंने लाइन खींच दिया। उसमें 2 लाइन था, जो एक जॉनसन लाइन इधर वाला था, उधर अरुणाचल प्रदेश वाला मैकमोहन लाइन था। तो चाइना जब 1949 के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पावर में आई, वो बोली भैया वो एग्रीमेंट और उस सबको हम नहीं मानते, क्योंकि तिब्बत के पास तो पावर ही नहीं था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब आई? 49 पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो वो नहीं माना। तो वो इंडिया का ये कहना था कि आपने मैकमोहन लाइन को सीधे अवहेलना कर दिया, बोला कि हम नहीं मानते। तो आप भी तो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वाला पॉइंट तो आप भी तोड़े हैं। तो भारत ने बफर बनाने के लिए पॉलिटिकल असाइलम दे दिया था दलाई लामा को, भैया मैटर कुछ होगा तो हमारे पास एक रहेगा कि वी कैन मेक नेगोशिएट, में कैन बी बफर, कि हम मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 1962 वार में आपको पता वार हुआ, वार के बाद चीजें बहुत चेंज हो गई। तो उसके बाद ये बड़ा सेटबैक लगा पंडित नेहरू को कि इतना बड़ा आर्टिकुलेट, इतना बड़ा फॉरेन रिलेशंस का इतने बड़े आर्किटेक्ट बैकफायर कैसे करिए। तो पंसिल यस वेरी रिलेवेंट, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, स्टिल वी फॉलो दिस प्रिंसिपल। तो ये तो रिलेवेंट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो मैं आपको एक संदर्भ बताया कहानी पंसिल को लेकर, याद है। अब आता है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन हमेशा याद रखिएगा, ये डॉक्ट्रिन इसलिए आया था, एक तो मार्केट रिफॉर्म वाला जो चीजें है वो उसके लिए लुकिस्ट पॉलिसी है। हम गुजराल डॉक्ट्रिन लाए थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए, स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज के लिए,
और इसमें जो फोकस पॉइंट रखा गया है वो है नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी की बात की गई है, उसमें इसमें बात की गई है टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री। गुजराल डॉक्ट्रिन जो लाया गया था उस समय भारत बड़ा चुनौतियों से घिरा हुआ था, अपने नेबरिंग कंट्री से परेशान था, टेररिज्म को लेकर हो, सेपरेटिस्ट को लेकर हो, इंसर्जेंसी को लेकर हो। तब गुजराल डॉक्ट्रिन में एक हुआ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाना चाहिए हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, जिसको ध्यान में रखते हुए गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया। और गुजराल डॉक्ट्रिन में जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला नॉन रेसिप्रोसिटी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप शांति से रहिए, चुप रहिए, जो चाहिए हम दे रहे हैं। नॉन रेसिप्रोसिटी क्यों ना, क्या हो, रेसिप्रोकली हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो ये हुआ नॉन रेसिप्रोसिटी, जिसको लेकर नेबरिंग कंट्रीज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि भैया भारत हमको ये कर रहा है, ये दे रहा है, वो दे। भी बजट में आप देखा होगा लगभग 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ रुपया दिया गया है ना बाकी कंट्रीज को, जो लेटेस्ट बजट ला, हाँ सबको दिया हुआ। तो ये कि इसलिए दिया जा रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से कि आपको हम ठीक है कर रहे हैं। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन का जो मेन कंसेप्ट है, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन आवर स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज, कि चीजें उस समय का सिचुएशन ये था, सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, इंसर्जेंसी था, टेररिज्म फैल रहा था। दूसरा, टेरिटरी, इसमें एक और पॉइंट बोला गया था, टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर। समझ रहे ये पॉइंट, मतलब आपका टेरिटरी, तो वहां पे ये नहीं दे दिया कि भारत का बैंड बजाए। तो ये आपको गुजराल डॉक्ट्रिन में ध्यान रखना है ना, हम अपना देंगे टेरिटरी आपके अगेंस्ट, ना आप अपना टेरिटरी दीजिए हमारे अगेंस्ट। नेक्स्ट, आपको रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, मे बी स्मॉल मे बी बिग, लेकिन रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आ रहा है नॉन इंटरफेरेंस। तो ये नॉन इंटरफेरेंस इनकी सब हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि भैया हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, कितना भी पावरफुल कंट्री है, आपसे तो पावरफुल ही है, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब गुजराल का इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन का पॉइंट था, बेसिकली फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फॉर नेबरिंग कंट्रीज। अब आता मोदी डॉक्ट्रिन। तो मोदी डॉक्ट्रिन का जब हम बात करते तो इंडिया 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर, उनका जो सबसे बेस्ट था इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। इसी चीज को पूरा करने के लिए मोदी डॉक्ट्रिन इवॉल्व होता है अंडर 4D। 4D में पहला डी होता है डायस्पोरा। पहले डायस्पोरा को एक लायबिलिटी माना जाता था, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर, उन्होंने कहा कि भैया डायस्पोरा हमारा लायबिलिटी नहीं, हमारा एसेट है। तो ये मोदी डॉक्ट्रिन में आया। उसके बाद आता है डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिजाइन टू मेक फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट, इनका भी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को लेकर भारत हमेशा पहले और आज भी और आने वाले समय में भी डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा वोकल रहेगा, और वो चीज रहेगा। तो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अगल बगल भी चाहेगा भारत की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे चाइना है, चाइना में भी हमें नहीं पता चलता है, लेकिन चाइना को आप कब हरा सकता, भारत एक ही शर्त पर हरा सकता है, जिस दिन भारत वहां पे डेमोक्रेसी ला दिया। भारत पॉपुलेशन में हरा दिया, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है। भारत को किस दिन हराएंगे, जिस दिन वहां पे हम डेमोक्रेसी ला देंगे। क्योंकि वहां भी कुछ लोग हैं जो वो देखता है कि भाई ये बगल कंट्रीज देखिए हमसे मेरे साथ ही आए, ठीक है हमारे से ज्यादा इकोनॉमिक उनका छोटा है, हमसे डिफेंस एक्सपेंडिचर छोटा है, पर वहां के कंट्री को कितना इजिली राइट्स है। राइट्स जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात किया जाता है। तो जब डेमोक्रेटिक राइट्स उनको इतना इजीली मिल रहा है, जब हमारे साथ है, हर चीज से हमसे पीछे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे ये जब वहां पे आवाजें उठने लगती हैं, इट मींस दैट कि आपके देश में किसी और देश का भी प्रभाव हो रहा है। तो जिस दिन चाइना में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, उस दिन भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। अब भारत को वहीं, भारत कैसे हरा सकता है चाइना को? व्हेन यू सेट अप द डेमोक्रेसी इन चाइना विदाउट पार्टिसिपेटिंग एनी बुलेट्स एंड गन्स, विदाउट फायरिंग एनी बुलेट और गन। कुछ नहीं, आपको नहीं कुछ करना है। आप जब ग्रोथ कीजिए, आप जब के पड़ोसी आपका नेक्सन खरीदा, फिर फॉर्च्यूनर खरीदेगा, काम आप ही वाला कर रहा है। आप ही के समय उसका भी जन्म हुआ, उनका भी जन्म हुआ, लेकिन वो फॉर्च्यूनर भी खरीद लिया, विली जेंडर, तो आपको लगेगा ना। तो आप कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, उल्टा कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके घर में भी सुख बुआहट होगा,
कि तुम भी 9 बजे से 5 बजे जाते हो वही काम करने, अगला भी जाता है वही बेंच बगल वाला दाएं में वो भी बैठता है, बाएं में तुम भी बैठते हो, ऐसा वो क्या कर रहा है? तो उसको मालूम चलता है नहीं, उसके पास राइट्स बहुत ज्यादा है तो एक्सप्लोर कर पाता है, चीजों को बड़ा जल्दी समझ पाता है। नॉर्मल बेसिक वे में समझा रहे, तो कनेक्ट, कुछ चीजों को कनेक्ट नहीं करना है। यूएसए वहां पे बैठ के अपना आइडियोलॉजिकल कैसे चलाता है? जब जो कोल्ड वॉर जो हुआ था, बेसिकली कोल्ड वॉर में क्या था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी, यही चल रहा था। 1962 वॉर में भारत को क्यों सपोर्ट किया था यूएसए, जबकि भारत से पूरा एंटी चल रहा था यूएसए का? इसलिए कि चाइना कम्युनिस्ट स्टेट था, इसलिए सपोर्ट किया था। फिर उसी का दूसरा, क्योंकि उस समय तक चाइना, यूएसए पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट अलाई था। सीटो सेंटो जितने ऑर्गेनाइजेशन होता था पाकिस्तान उसका ऑटोमेटिक मेंबर बनता था, एडमिन भी बना दिया जाता था चैनल का। रसिया इसलिए ऑफिशियली नहीं किया। रसिया, देखिए रसिया और चाइना का कंसेप्ट ये है कि शुरुआती दौर में तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। यूएसए जब आ गया था तो लगा कि भैया रसिया थोड़ा सा बैक किया, लेकिन रसिया उसके बाद तब नजदीक आया जब रसिया यूएसएसआर में और चाइना में डिस्प्यूट शुरू हुआ। और डिस्प्यूट्स के दो कारण थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, उनको लगता है माओ का कम्युनिज्म सबसे बेहतर है और यूएसएसआर को लगता था स्टेलिन का कम्युनिज्म सबसे बेहतर है। और दूसरा 1964-65 के पास वहां पे एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ था रिगार्डिंग द उसरी रिवर, उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था बॉर्डर को लेकर, तो जिसके कारण उनके बीच में रिफ्ट पैदा होने लगा, डाइवर्जेंसेस आने लगे। और चाइना आफ्टर 1962 बिकम द सुपर पावर इन एशिया। यूएसए आल्सो नोज दैट कि सबसे बड़ा पावर तो अब चाइना हो गया, तो चाइना एंड यूएसए अलाइन, रसिया इधर आइसोलेटेड, भारत इधर आइसोलेटेड, एंड टू आइसोलेटेड कंट्री कम टुगेदर एंड साइंड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1971। तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐसे रातों रात दिने नहीं होती कि ठीक है वो अलग है तो चलो मोमोज खा लेते हैं। क्यूबा मिसाइल्स कैसी था? ओनली द टैक्टिक्स या डेटरेंस डालने के लिए कि अगर आप यहाँ हैं तो हमारा वहां पहुंच गए। अगर यूएसएसआर को लग रहा था कि अगर यूएसए यहाँ आ गई है तो हम अपना सारे मिसाइल्स क्यूबा में फिट कर दे रहे हैं, तो अगर आप इधर कुछ कीजिएगा हम इधर से कुछ कर देंगे। वो टैक्टिक्स था। तो मोदी डॉक्ट्रिन में एक हुआ डायस्पोरा, एक हुआ डेमोग्राफी, एक हुआ डेमोक्रेसी और एक हुआ डिमांड। अब इसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2014 से पहले आया हुआ था लेकिन उसको फिर से रिवाइव किया गया, फिर से रीपैकेजिंग किया गया, उसको फिर स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया। लुकेस्ट पॉलिसी 2005 में आया था लेकिन स्ट्रांगली आप इंप्लीमेंट कब देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये भी तो कह सकते कि जितना भी बात हो पा रहा है वो हो सकता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कारण, नहीं तो उतना क्रांति ला देते वो लोग। देखिए फॉरेन पॉलिसी बनाया भी जाता है, हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, बनाया भी जाता है टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद जो भी नेबरिंग कंट्रीज। अब बांग्लादेश का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए तो मैंने आपको 3S की बात बताई। तो वी ऑलवेज फॉलो सब, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं, हमारा तो गाइडिंग प्रिंसिपल ही नॉन इंटरफेरेंस। मारो काटो, हमको कौन सी करना भाई, तुम स्टेबल बस रहो, तुमको अपना में जो करना करो। हम पार्टी से, हमसे अगर मदद मांगेगा तो हम आगे आएंगे, अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन चीजें हुआ तो हम आगे आएंगे। वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन देयर इंटरनल मैटर्स, ऐसा भारत बोलती है पर करती है, तो बोलना पड़ता है लेकिन भारत करती है। लेकिन हमारा तो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना नॉन इंटरफेरेंस। आपका उनका इंटरनल वो सरकार चुने बदले फेंके उससे हमको क्या करना। और इनका बहुत बड़ा मैटर है, एक दिन का इनका भी नहीं है। ये अवामी लीग वर्सेस बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का टसल चल रहा है और ये 1971 से चल रहा है। इस बार इन्होंने क्यों इतना बवाल किया? इन्होंने वही कर दिया जो फ्रीडम फाइटर का सीट्स को लेकर। या फ्रीडम फाइटर है कोई? अरे जिनके फैमिली, मतलब वो अपने थोड़े होंगे, बोले सर हम 1857 में हम ही थे पीर अली। कहने का मतलब वहां पे क्यों बवाल हुआ? वहां पे बवाल होने का कारण था द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड या गिवन द ऑर्डर दैट मुक्ति योद्धा जो थे, जो लिबरेशन में जो वार में पार्टिसिपेट किए थे, उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन बनेगा। तो जनरल कैंडिडेट के लिए बचा क्या? 15%। उसी में तो अवामी लीग का डिसीजन नहीं था। अवामी लीग आज शुरुआत में कुछ नहीं बोली, दे स्टैंड विथ
सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ये यंगस्टर के अंदर में एक वो शुरू हुआ, जिसको फिर काउंट सपोर्ट था फ्रॉम द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। दो इंपॉर्टेंट पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और एक अवामी लीग। उनका बेटा कल खालिदा बेगम का बेटा कल लैंड किया, नाउ दे बिकम द 17 साल के बाद। तो वो किसका बेटा है? जियाउर रहमान का बेटा है। जियाउर रहमान की पत्नी थी खालिदा बेगम, और जियाउर रहमान एसेसिनेट किए थे मुजीबुर रहमान। तो ये बांग्लादेशी का इतिहास है। तो अब हम भारत क्या कर रहा है? तो भारत भैया वो बोल रहा है स्टेबिलिटी लाइए, पीस लाइए, लेकिन अगला सुनेगा तब तो। लेकिन भारत तो अपना प्रायोरिटी कर ही रहा, जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उस चीज को लेकर बात कर रहा, ग्रोथ डेवलपमेंट। जरूरत पड़ेगा फिर उस चीज को ऑन किया जाएगा। When the question arises over the territorial integrity, sovereignty and national security, we are the sovereign country, we have the power, we have the authority, we can take any decision to save our citizens, to save our integrity and sovereignty. इसमें अगर हम sovereign country में कोई decision लेते हैं, but we are always land of बुद्धा, हम पहली बार में कोई पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम पे अगर कोई करता है तो we are capable. We are capable to counter बांग्लादेशी अटैक्स या बांग्लादेशी एनी चैलेंजेस। अब पहला कोई भी और भारत कभी कुछ नहीं करेगी। तो भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व, तो भारत तो डिप्लोमेसी डायलॉग से तो बात कर ही रहा है ना, ऐसा थोड़े सारे चैनल्स बंद कर दिए हैं। हाँ, तो देखिए फिर आप हर इंटरनेशनल रिलेशन में यू कैन नॉट कंपेरिजन। उस समय वो एप्पल था जो आज ऑरेंजेस हो गया, तो यू कैन नॉट कंपेरिजन द एप्पल एंड ऑरेंजेस, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी में चेंज होता है। वो तो होगा, इसलिए तो डिप्लोमेसी चैनल्स भारत कभी नहीं चाहेगा कि चाइना ज्यादा पार्टिसिपेट करे, इसलिए तो हम पॉलिसीज लेकर आते हैं। लेकिन तो बिहार में भी बोला गया था, तो बिहार में तो कुछ नहीं निकला। फिर बंगाल छोड़ दीजिए, बिहार में बताइए, आप बिहार के आप भी हैं, बिहार में है वो। पहले हमें ये बताइए बिहार में कितने SIR में कितने नाम गए? लगभग 65, पहला लिस्ट में 65 कुछ था, उसमें कितना आपको रिफ्यूजी मिल गए? ये एक भी नहीं मिले, ये वो पूछेंगे भी नहीं। जो अगर पूछता भी है तो बोले सर अंडर RPA एक्ट 1950 सेक्शन 21 क्लॉज C जो प्रोविजंस बोला गया उसको लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिसीजन ले रही है। मे बी देयर आर सम नेम्स एडिशन डिलीशन, क्योंकि एक बहुत जटिल प्रोसेस है। जो बिहार में दिक्कत हुआ वो सिर्फ दिक्कत इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे रिफ्यूजी, इसलिए हुआ कि हम बहुत कम समय में वो चीजें करना चाह रही थी, इसलिए दिक्कत हुआ, क्योंकि ये टाइम बाउंडेड एक एरिया था। लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, 326 हैव द प्रोविजंस, हैव द पावर, RPA एक्ट की पावर है, वो करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही कि हम नहीं कुछ बोलेंगे, ना वो आपसे पूछेगा ना आप कुछ बोलिएगा। जो हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है ना, यस सम इश्यूज, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपना एफिडेविट सबमिट किया है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप पावर। सबसे बड़ा इशू क्या है? सिटीजन पावर है कि नहीं उनके पास, तो उनको लेकर 164 पेज का एफिडेविट जमा किया। इतने जवाब देना है, और जवाब क्या होता है ना, हमेशा ट्राई टू ड्राइवर सीट पे रहिए। बहुत का जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको लगा कि मुझे नहीं पता है, किसी को लग रहा है, अगर लग रहा तो अभी मन में रखना, बाद में बताइएगा। तो ऑल इंटरव्यू का यही होता है, मोल्ड कीजिए। क्या पूछ लेगा? मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा, क्या पूछ लेगा? क्यों इतना हेजिटेशन रखना है? वो तो और बहुत डरी रहती है। मैं तो उनको तो हमेशा मैं कॉन्फिडेंस, उससे 1 महीना पहले से आती थी लिखने, उन तो इतना कॉन्फिडेंस हो रहा था सर, बोले क्या हो जाएगा? आप कल मिल सर से ही बात कर रहे थे, मैं तो वही बोला हंटर लेके बैठा है। प्लीज बी कॉन्फिडेंट, बहुत बड़ा चीज करने जा रहे हैं आप लोग। अगर पूछा जाएगा कि जैसे न्यूट्रल क्या है, जैसे कि पाकिस्तान और US बांग्लादेश चाइना का फ्रेंड बन गया, नेपाल भी चाइना के क्लोज है, श्रीलंका। फ्रेंड नहीं बोलना है वहाँ पे, फेसबुक फ्रेंड नहीं है, अलाइज बोलिएगा या पार्टनर बोलिएगा। यस, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान US का अलाई है। तो क्या मतलब ये मॉडल का फेलियर
नहीं, फिर फेलियर क्यों रहेगा? पर स्थिति ये देखिए, ये मोदी डॉक्ट्रिन आगे ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये अभी आप आगे और समझिएगा जब हम मालदीव भी पढ़ेंगे, नेबरिंग कंट्रीज के भी रिलेशन को समझेंगे कि भारत का वहाँ क्या टेक है, कैसे काम कर रहा है। तो अभी आप मोदी डॉक्ट्रिन क्या है ये समझ रहे हैं। अब जब मालदीव के रिलेशन देखिएगा या बांग्लादेश के रिलेशन को समझिएगा, उसमें भारत के फॉरेन पॉलिसी को समझिएगा, उसी चीज का इंप्लीमेंटेशन कैसा होता, तब आपको लगेगा नहीं, फेलियर नहीं है। तो पहले तो आज जो हमारा क्लास था तो बेसिक कंसेप्ट, जैसे आप मालदीव से बांग्लादेश पढ़िएगा तो वहां पे भारत का म्यांमार ऐसा कंट्री है जहां पे भारत के 3 फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे बताइए, कौन कौन? बिम्स्टेक कब से पॉलिसी होने लगा? बीबीआईएन पॉलिसी है कि वो हाईवे है? हाँ हाँ, सागा डॉक्ट्रिन होगा। बीबीआईएन तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तो हाईवे है। हाईवे कब से हुआ कि हाईवे नहीं पॉलिसी हो सकता है? आप जो बोल रहे बिम्स्टेक तो रीजनल ग्रुपिंग है, ठीक। तो वो अब म्यांमार में ये 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, एंड दूसरा द कनेक्ट ओनली कंट्री ऑफ आसियान जो हमारे साथ बॉर्डर लगाता है, इसलिए हमारे लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जब बॉर्डर देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर उनके साथ है, इसलिए यहाँ पे एफएमआर कर रहे हैं हम, फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद कर रहे हैं। 16 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है डिसाइडेड 2019, क्योंकि उसी का असर पड़ा था मणिपुर पे, मीतीज एंड कुकीज वाला कॉन्फ्लिक्ट, वहां से भाग के सब आ गए और कुकीज में ही घुल मिल गए। वैसा ही कम्युनिटी उनका देखते हैं, तो कांगो बोलोंग में जब हो गया तो वो वहां पे आ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू बना है। तो इसको ध्यान में रखते हैं। एफएमआर वहां पे एक तो और भी कंसेप्ट है, इतनी फॉल्ट लाइन है। ये मणिपुर पढ़ा होगा ना, कल मणिपुर पढ़ा ना आप लोग? सर पढ़ाए होंगे ना परसों? तो कल परसों जो भी पढ़ाए हैं ना, बस ये बताइए आप, what is the main reason behind Manipur crisis? Only scheduled caste, scheduled tribe category or something more? आपसे पूछे, उधर आए बाएं कहां देखा? हाँ, मणिपुर क्राइसिस क्या है? और सिर्फ कैटेगरी स्टेटस ही एक कारण बना है मणिपुर क्राइसिस का? सर मेन इसका बेसिस कैटेगरी स्टेटस था और उससे मिलने वाले उनको बेनिफिट्स थे, जैसे कि प्रॉपर्टीज में जो मीटी और कुकीज थे, तो मीटी को भी प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए कुकी के लिए। आप नहीं सर, इसका एक और कारण ये भी था कि वो माइग्रेशन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहा था, जिसके कारण से जो वैली पीपल थे नागा, उनको लग रहा था, उनके बीच में एप्रीहेंशन हो गया था कि कहीं हम लोग का कल्चर जो है वो मतलब एसिमिलेट ना हो जाए, कुछ ना जाए, इसलिए हो गया। आप भी किए मणिपुर क्राइसिस वाला क्लास? बताइए और क्या क्या सिर्फ कैटेगरी स्टेटस? सर ये वन डे वर्ष तो बिल्कुल नहीं था, वो ऑब्वियसली रिजर्वेशन वाला इशू था, बट ये लॉन्ग टाइम से ये होते हुए आ रहा था। और इसका रीजन वही था, फोरस बाउंड्री का सर, वहाँ से म्यांमार से जो आप जो कम्युनिटी का नाम लिए सर, वो यहाँ आ रही थी, लगातार जो है मूवमेंट चल रही थी सर, और जिसके कारण हमारा वहाँ पे जो बेसिक जो कम्युनिटी कुकी और मैती थी सर, उनको उन्हीं में से ट्रस्ट डिफिसिट होना शुरू हुआ, क्योंकि तो बाहर से जो कल्चरल। अमरजीत सर बेसिकली ये जो टसल था सर, ये कुकी और मिट्टी के बीच में था, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का। दोनों माइनॉरिटी है? जी सर, 49% है एक्चुअली, 49 दोनों तो कम्युनिटी, इतनी कम्युनिटी ही है। इतनी कम्युनिटी। हाँ, अगर इसके मतलब एक को स्टेटस मिला हुआ, एक को नहीं मिला हुआ, ठीक है। हाँ, रीजन के पीछे अगर देखें सर, तो इमीडिएट कॉज तो सर वो एसटी स्टेटस का था, जो स्टेटस दिया जा रहा था, रिजर्वेशन दिया जा रहा था। लेकिन इसके और भी कारण थे सर, जैसे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, म्यांमार का, चाइना का, बोडो कम्युनिटी और बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है सर म्यांमार में, उन लोगों ने सपोर्ट किया कुकीज और बीटीज को, ताकि वो लोग इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सके मणिपुर जैसे रीजन में सर। lack of trust and confidence between government and citizen, communication gap हो गया था, जिस कारण से रिवॉल्ट हो गया। ये शब्दावली से खेलिए, शब्दावली से खेलिए, मतलब समझ रहे हैं ना? लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द सिटीजन ऑफ पीपल, बिटवीन द कम्युनिटी मेथीज एंड कुकीज एंड द, उस समय जो वहाँ की जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थी, कुछ लैंड इश्यूज भी थे रिगार्डिंग द ट्राइबल्स वाले, जो उनको जबरदस्ती उस चीज में फोर्स किया जा रहा था। एंड द लास्ट फ्लैश पॉइंट इज द स्टेटस, जो डिसीजन आया था वो लास्ट फ्लैश पॉइंट था जो इग्नाइट किया उस चीज को।
पर ये लंबा, लेकिन जो सबसे बड़ा है ना, इथनिक फॉल्ट लाइन, एक जो फॉल्ट लाइन वहां जो बना है मणिपुर में, वो मेन कारण है, उसी के चीजें इर्द गिर्द चीजें हो रही थी। और ऑलवेज ट्राई टू यूज, मतलब शब्दावली वाला ये नहीं कि शशि थरूर वाला दे देना है, एकदम शब्दावली के साथ, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, पर्टिकुलर द कुकीज को लग रहा था, क्योंकि मितीस का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो, 40 में से 20 या 25 सीट जो वो है, तो ये लगेगा हाँ सुनने में समझ में आएगा ना, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आएगा। जैसे हमको अचानक सुनने बड़ा, वो बड़ा अच्छा बताएं, लेकिन सुनने में ये ज्यादा हमको अच्छा लगा, हाँ एक ही लाइन में बड़ा अच्छा लगा, यही तो सुनना चाह रहे थे। जैसे मेंस राइटिंग में जो देखना चाहता है वही आप लोग लिखते हैं, तो यही होता है, जो सुनना, जो वो सुनना चाहता है ना वही बोलिए, और कुछ नहीं है इंटरव्यू। अगर आम खान सुनना चाहता तो उस दिन आम ही बोलिए, कटहल ही बोलिए, जो सुनना चाह रहा है, उस नंबर लेकर आना है, घर जाना है। तो का मेथी, का कुकीज और का फॉरेन पॉलिसी कीजिएगा सीतामढ़ी में बैठ के या किशनगंज में बैठ के, वहां चलाइएगा सागर डॉक्ट्रिन। नॉन अलाइनमेंट आएगा, डीएम पूछेगा नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, कुछ नहीं उसका को फॉरेन पॉलिसी, बस वहां के लिए बस जाके देना है। तो ये 4 चीज है, 3 बेसिक चीज है जो याद रखिएगा इस चीज को। भैया लास्ट आते हैं हम लोग, लास्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉर नेबरिंग कंट्रीज। देखिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज में। तो हमने आज जितने फॉरेन पॉलिसी पढ़ा, सबसे पहले तो नाम, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मोदी डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन, ये सब बेसिक डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब चीजों को टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा बहुत सुने हैं, जो दिमाग में रख के जाना है। उसके बाद हम लास्ट एक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इससे ज्यादा डॉक्ट्रिन के बारे में आपसे फॉरेन पॉलिसी नहीं पूछेगा, जो पूछता है पंचशील, नॉन अलाइनमेंट और ज्यादा से ज्यादा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये इतने पूछा जाएगा। एंड लास्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ऑपरेशन सिंदूर के कारण। ऑपरेशन सिंदूर में ये टर्म यूज कर लिया गया था कि देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है, टिल टुडे आवर न्यूक्लियर पॉलिसी इज नो फर्स्ट यूज, व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो भविष्य क्या होगा वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड। ये राजनाथ सिंह का था, तो बड़ा माहौल बन गया था कि हो सकता है भारत मार देगा बम। नहीं मार देगा बम मतलब नहीं, ऐसे नहीं मार देगा बम, सुतली बम थोड़े है कि लपेटे मार दिए, जो ईरान कर रही है। ईरान क्या कर रही है? दे वांट टू मेक न्यूक्लियर स्टेटस, और जिस दिन बना नहीं फोड़ेगा सीधे इजराइल पे। वो कोई अंडरग्राउंड और अंडर सी ट्रायल नहीं करेगा, और देश करती है, वो सीधे पे ट्राई, फिर पूछेगा ठीक, हाँ ठीक बना है, बनाओ फिर। क्या कौन? देखिए फिर से इजराइल पैलेस्टीन पे जाएगा तो फिर लंबा डिबेट हो जाएगा, फिर आप लोग 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। वो सिविलाइजेशनल थोड़ा सा उस चीज में समझना होगा। 3 अभी तो इजराइल भी पढ़ना होगा, इजराइल भी पढ़ेंगे। वहां पे जो चीजें हो रहा है ना, वहां पे ईरान क्यों बम बना रहा है, क्यों लग बम बना रहा है? वहां डिटरेंस, इंडिया बम क्यों बनाया? अपने 1962 में हार के बाद उसको हुआ आई ओपनिंग, रियलिज्म कि भैया इसे नहीं चलेगा। कोई यूं आएगा और घुस जाएगा, बोलेगा अरुणाचल मेरा है, तो बोले बिहार मेरा है। अभी आप लोग जिंगपिंग सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे होते हम लोग तो कहने का मतलब कोई भी देश कुछ भी बनाती फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, तो भारत को लगा कि नहीं भैया अब जरूरी है, तो भारत प्रिपरेशन करना लगी। लेकिन हम लोग उस समय डेवलपिंग कंट्री थे, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, हमें नहीं बनाना इतना आसान था। तो भारत ने कैसे भी इंजीनियरिंग दिमाग लगा के हमने पहला एक तो ऑपरेशन शक्ति वाला चीजें, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वाला इमेज चीज किया, हमारे पे और सैंक्शंस लगा दिए गए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी और ये सब सीटीबीटी सब आने लगा। भारत फिर धीरे धीरे एक आइसोलेटेड था, रसिया वांट टू कोऑपरेट, तो हमारा एक फ्रेंडशिप ट्रीटी था, पर चीजें नहीं बन रही थी। तो सिग्निफिकेंट जो चेंज मिलता है 99 में स्माइलिंग बुद्धा, 98-99 स्माइलिंग बुद्धा होता है, फिर और सैंक्शंस झोंक दिया जाता है। फिर सबसे बड़ा सैंक्शंस जो रिमूवल होता है वो 2005 में होता है, जब यूएसए एंड इंडिया साइन 123 एग्रीमेंट, तब सैंक्शंस हम पे धीरे धीरे हटना होते हैं। इजराइल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अब ईरान वहां पे एक ही, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या चलता है, इस्लामिक वर्सेस ज्यूज, यही चल रहा है।
कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास नहीं है। ईरान लगभग 70 से 80% इन्रिचमेंट कर चुका है। एक बम बनाने के लिए 90% इन्रिचमेंट चाहिए, और लगभग न्यूक्लियर जो एनर्जी हो या मेडिकल, इस सब के लिए 5 से 6 या 5 से 7% चाहिए। इतना हर देश करती है, कोई दिक्कत नहीं, भारत भी इतना ही कर रही है अब। लेकिन आपको क्या नियम होता है, आपको IAEA के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। साल भर बताइएगा कि आपको क्या किए, रोटी के साथ खा गए, चावल के साथ खा गए, अपना यूरेनियम कहाँ से लाए, कैसे करें, हर इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है टू द IAEA गाइडलाइंस। तो भारत भी 2005 में तैयार था कि वी विल एग्री टू गिव ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर। ये गाइडलाइंस मानो करना पड़ेगा। ये शुरुआत में ईरान ने तैयार हो गया था कि भैया हम मानेंगे, इसलिए आपने देखा होगा US प्लस P5+1 ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुआ था 2019 में, लेकिन लास्ट में USA ही उससे बाहर निकल गया। और उसमें यही नियम था, आप IAEA के गाइडलाइंस मानिएगा। तो IAEA का गाइडलाइंस माना जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करके रखें, तो 5 से 7%, ठीक है, क्योंकि जैसे 5 से 7 90 करने में एक दिन का नहीं है। सिटी में कुकर दिए, लगाए गैस और बना दिए, इसको टाइम लगता है। तो अगर आप 20% भी किए तो मतलब कि आप यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो आप पे सैंक्शंस लगेगा, आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो ईरान बोला कि हम नहीं मानेंगे, लास्ट में मान गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगने लगे। तो लास्ट में जब USA ही जब चीज से बाहर हो गया, तो ईरान बोला कि जब मैंने आदमी बाहर हो गया तब क्या करना। वो इनरिचमेंट करते करते 70% कर लिया, और जो 70 से 90 उसको जाने में 2 से 2.5 महीना लगने वाला। इसलिए उसने जो अटैक किया है उसके इनरिचमेंट सेंटर फैसिलिटी पे किया है, वो चील वाला जो था विमान। हाँ, बस ये सब याद रहेगा, B2 बम्बर, C2 बम्बर। चील वाला जो था वो लेकर आया, इजराइल से हो नहीं पा रहा था, बोला तुमसे नहीं होगा, पीछे हटो। वो अपना बम्बर लाए, क्योंकि बम्बर एक ही टेक में, वो जो फ्लाइट था एक ही टेक में वो सब कुछ करके जा सकता था। इजराइल बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेसिकली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो वो बॉम्ब यूज करके वो बोल रहा है कि इनरिचमेंट फैसिलिटी सेंटर उसका हम खत्म कर दिए, लेकिन ईरान के नाम पहले हटा लिए। अब बम फटेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं हटाया था, हटा लिया था, और नहीं फटा इजराइल में तो फिर कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, उसके बाद इजराइल, अब सऊदी अरबिया अलग टेंशन में। सऊदी अरबिया बोला कि क्या किया इजराइल ने, कतर के US नेवी बेस पे ही बम मार दिया, और USA चुपचाप बैठा रहा, जबकि कतर USA का बहुत बड़ा एलाई है, इजराइल का तो है ही। सऊदी अरबिया बोला कि इसको मार के चला गया, और कुछ नहीं बोला USA। अब सऊदी अरबिया टेंशन में कि ईरान तो अपना बम बना के तैयार हो रहा है, इजराइल के पास तो है ही, हम करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। वो चला गया पाकिस्तान के पास, और वहां जाके उसने साइन किया SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इसमें एक क्लॉज है कि एक पे हमला तो दूसरा पे हमला, और उसमें सऊदी अरबिया को मिल गया न्यूक्लियर अम्ब्रेला सपोर्ट, क्योंकि इजराइल का दुश्मन तो पाकिस्तान भी है, अगेंस्ट सिविलाइजेशनल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो जिस दिन अगर कुछ ऐसा होता है तो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो चाहिए सऊदी को। सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला सपोर्ट कहां से मिलेगा, USA तो दे नहीं रहा, वो तो अपना एयरबेस नहीं बचा रहा इजराइल से, छोड़ दिया कि मारो, हमको क्या करना है। तो ये जो एयरबेस सपोर्ट है, न्यूक्लियर सपोर्ट है, ये पाकिस्तान देगा। इसके मैच में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स। तो ये हुआ पूरा वेस्ट एशिया का कहानी। इस कहानी को दिमाग में रखिए और पूछने दीजिए सवाल, क्या पूछ लेगा इससे बाहर, कुछ पूछ लेगा, बस उस शब्दावली के साथ खेलना है। यही पूरा वेस्ट एशिया में यही कहानी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो हम कहां थे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट आया। तो भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, नो फर्स्ट यूज, और भी मिनिमम वो, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी बात की गई है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में क्या क्या होता है ये बताया जाए थोड़ा में। अगर हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो उसमें कहीं पे लिखिए, तो इसमें लिखा हुआ नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। नो फर्स्ट यूज की बात की जाती है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात की जाती है। नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। दूसरा होता है नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन। हाँ, नॉन न्यूक्लियर वेपन मतलब आप यूज नहीं कीजिएगा न्यूक्लियर वेपन उस देश पे जिस वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगर नहीं है
तो नो यूज लिख सकते हैं, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये हो गया, नो फर्स्ट यूज हो गया, एंड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, मतलब मिनिमम डर तो जरूरी है मिनिमम। उसके बाद कंटिन्यू कमिटमेंट टू गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। एंड लास्ट न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी। ये याद रखिएगा, ये 3 टीयर्स होते हैं। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी, एक होता है इसमें पॉलिटिकल एडवाइजरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है स्ट्रेटेजिक। 3 चैनल है, 3 स्ट्रक्चर है, जिसमें पहला होता है पॉलिटिकल एडवाइजरी, एग्जीक्यूटिव और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, इसको भी बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। जो पॉलिटिकल एडवाइजरी होता है उसको कौन हेड करता है? पीएम। इसको कौन हेड करता है? हाँ, एनएसए। और इसको इसे तीनों सेना के जो भी है हेड वो बैठते हैं। सीडीएस भी अब तो नया एक आ गया, तीनों सेना के वो भी बैठते हैं, जो हेड जो होते हैं थल बल, वो जो भी है नल जल। ठीक, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है, चारों पॉइंट याद रखिएगा, 3-4 भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा। नो फर्स्ट यूज तो याद ही रहेगा, मिनिमम क्रेडिबल तो याद ही रहेगा। और उसके बाद देखिए अब क्या होता है ना, खेलने का। और न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी, बोले ये क्या है? बोले सर ये है, क्योंकि हमको पता है। यही होता है खेलना ड्राइवर सीट पे। मैं आपको, अब तो ऑन रिकॉर्ड है इसलिए मैं नहीं बता रहा, मैं आपको क्लास के बाद एक चीज बताऊंगा कैसे मैंने, हाँ नहीं ना, माइक रिकॉर्ड हो जाता है, बहुत जगह डर लगने लगा है मेरे को, समझ रहे ना। अब आप इसको चाहे तो नहीं बता सकते सर ये पॉइंट है हमको, लेकिन न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी पूछना है, बताना है, जरूर अगर आप बताइएगा तो आपको बोलेगा अच्छा कौन इसको हेड करता है, क्या होता है, तो बोलिए सर 3 टीयर स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ये होता है, उसको कौन हेड करता है, तो सर पीएम करता है। तो ये होता है कि आप ड्राइवर सीट में हैं, आप सवाल चाहते हैं कि ऐसा सवाल आए, क्योंकि आप उसका जवाब पता है। समझ रहे मेरे समझाने का चीज ये होता है। आप इस चीज को सीख गए तो इंटरव्यू देखिए आप कमांड कीजिएगा, फिर फुल कॉन्फिडेंस में जाइएगा। लास्ट में पीएम ही लेता है। लेकिन ये ऐसा है ना, ये दिखाता है कि वी आर वेरी सिंसियर, इससे कि हमारा यहाँ एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, एक हम सिंगल मोनोपोली नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए हम 3 टीयर स्ट्रक्चर लाए, इसको न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी कहते हैं। ये बताएगा कि भैया कहाँ पे हिट करना है, होगा कि नहीं होगा, ये चीजें बताएंगे कि भैया हिट कर दिए तो गलत इस्तेमाल भी, कुछ भी हो सकता, बवाल होगा। फिर लास्ट में पीएम विल डिसाइड। ऐसा नहीं कि पीएम सुबह उठे वाले मार दो, आज चलता है सूटकेस लेके, जो मूवी है उसमें भी देखते हैं, खोले वीआईपी लगता है, वो सूटकेस एकदम सफारी की डाले और मार दिए, वो नहीं है। तो ये भारत दिखाता है कि व्हाट वी आर सिंसियर। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये सिंसियरिटी को दिखाता है, ये न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी कि सर्कमस्टांसेस एंड रिस्पॉन्ड जो भी है डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। और ये कहां से चीजें आ रही है? इस न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी। बाकी तो ये फिर कहानी है, जो चीजें आपको समझना है। ठीक, तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम पंसील नॉन अलाइनमेंट टू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नेवर फोर्स पॉलिसी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेबरिंग कंट्रीज वाले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो पढ़ेंगे, ग्लोबल और वेस्ट एशिया। बस थोड़ा बहुत तो चर्चा, जैसे अभी जो मैंने आपको ये बताया, ये थोड़ा सा दिमाग में बस लेके जाना है, नहीं इतना नहीं पूछेगा। हाँ, देखिए ये ठीक है, आप जो कह रही हो वो सही बात है, लेकिन what India was the almost the first responsible country who drafted their nuclear doctrine after became a nuclear weapon state। तो ये भारत का सिंसियरिटी एंड भारत का जो ऑब्जेक्टिव है या मोटो है उसको ये दिखाती है कि भैया इतने भी देश ने बनाया, लेकिन किसी ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं बनाया। और इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो पॉइंट है कि भैया हम कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन पे नहीं वेपन यूज करेंगे। लेकिन अगर बात अब ये हो रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, दिस शोज द रियलिस्टिक थिंग्स
कि बार बार आपके इंटीग्रिटी पे, आपके सॉवरेनिटी, आपके नेशनल सिक्योरिटी पे अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो हो सकता है इट मे बी डिसाइडेड। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा एक कमांड ऑथोरिटी में 3 टियर स्ट्रक्चर है, वहां से जो भी डिसीजन आएगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया सिक्योरिटी। आप उसको इससे जोड़िए ना कि हमारे यहाँ जो डिसीजन आएगा वो सिंगल मैन डिसीजन नहीं है, हमारे यहाँ ऑथोरिटी, न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी से आएगा, एंड दिस ऑथोरिटी इज कंट्रोल्ड बाय 3 मेंबर्स, 3 स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एज वेल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस। तो डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है ऑन द सिचुएशन जो ऑपरेशन सिंदूर में रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया विल बी स्ट्राइक बैक एंड स्ट्राइक बैक विथ मोर पावरफुल। जैसे अगर आप देखिएगा तो पहलगाम में ये था कि पहलगाम में हुआ था, मेरे ख्याल से फ्राइडे को यह हुआ था, फ्राइडे या संडे को आसपास हुआ था। तो वो वाला जो मूवी का डायलॉग है, दे अटैकिंग फ्राइडे, दे अटैकिंग ऑन मंडे, बट वी आर गिविंग द आंसर। वेडनेसडे वाला जो मूवी नहीं आया था कि लोग आज कर रहे, उस दिन भी कर रहे, हम बस जवाब दे रहे ऑन वेडनेसडे। ट्यूसडे को हुआ था ना, तो लेकिन अब पहले जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे वो लगता फ्राइडे को या कुछ किसी दिन, कुछ भी, मतलब वो एक बात कनेक्ट करने की बात हो रही। तो वो सर्कमस्टांसेस सिचुएशनल बेस्ड चीज था जो उसमें डिफेंस मिनिस्टर बताएं आगे आके कि क्योंकि सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल था, अगर होगा तो भारत इंतजार नहीं करेगा। तो ये इसलिए कि अगला को मिनिमम क्रेडिबल डेटा डराना तो जरूरी है। अब बात ये, लेकिन वी आर द सेंसिबल, वो सेंसिबल कहां से दिखेगा, हमें कमांड ऑथोरिटी से दिखेगा। समझ में आ रही चीजें, बस इसको पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लासेस में और भी चीजें से बात। ये मुझे अभी तक नहीं इंफॉर्मेशन, ये तो मैथ्स। आप लोग इतना जल्दी में क्यों, आपका क्या हुआ डिग्री का? मैं वही